स्पेशल क्लास हरियाणा सीटी खातर होगी। पहला प्रश्न देखो भाई क्या है। हाल ही में मैक्सिको ओपन जीत करके किस टेनिस खिलाड़ी ने अपने करियर का 91वां खिताब जीतने का काम किया है? ये बहुत बड़े टेनिस खिलाड़ी हैं दुनिया के, और इनका नाम क्या है? टॉमी रोबरेडो, राफेल नडाल, रोजर फेडरर, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जो बताइए शाबाश, मैक्सिको ओपन जीत करके इस बंदे ने क्या किया है? तो अपने जो करियर का जो है 91वां स्लैम जीतने का काम किया है। और इस खिलाड़ी को क्या कहा जाता है? इस खिलाड़ी का उपनाम है मिट्टी का राजा। ठीक है, यानी मिट्टी का राजा किस बंदे को कहा जाता है? इसी बंदे को मिट्टी का राजा कहा जाता है। और इसका नाम क्या है? तो याद रखना, स्पेन के, जिसका नाम क्या है? राफेल नडाल। ठीक है, कौन से देश के अंदर जन्म है? तो राफेल नडाल का जन्म जो है स्पेन के अंदर हुआ था। इनको क्या कहा जाता है? मिट्टी का राजा कहा जाता है। ठीक है, इसके अलावा एल मैटाडोर के नाम से भी इनको जाना जाता है। एल मैटाडोर। ठीक है, एल मैटाडोर, और दो नाम इनके उपनाम अपने याद रखना है, मिट्टी का राजा और एल मैटाडोर के नाम से किसको जाना जाता है? राफेल नडाल को जाना जाता है। राफेल नडाल कहां के रहने वाले? तो आपने बस इतना याद रखना, स्पेन के रहने वाले। ठीक है, तो 91वां खिताब इन्होंने जीता है करियर का। राफेल नडाल स्पेन के है, मिट्टी का राजा और एल मैटाडोर जो है इसके नाम से इस शख्स को जाना जाता है। प्रसिद्ध हास्य कवि अरुण जैमिनी का जन्म किस जिले के अंदर हुआ था? हरियाणा प्रदेश के बहुत प्रसिद्ध हास्य कवि है और बहुत ऐसे इस तरह के हंसाने का, गुदगुदाने का काम करते हैं। इनका एक चुटकुला बहुत फेमस आपने सुना हुआ, तो हरियाणा इंटरव्यू देने बिक गया, 70-80 लोग बुला रखे थे इंटरव्यू देने खातर। तो इंटरव्यू देने खातर बुला रखे, तो उन्होंने लेना एक था, सोचा अपना फॉर्मेलिटी पूरी करनी है। हरियाणा बढ़िया रोहतक का था, वो इंटरव्यू वाला ने बोला भाई बता ताजमहल कड़ा है? नु बोला रोहतक में। बोला इतना अड़ू आदमी है, पागल आदमी, तेना नुए को मेरा ताजमहल कड़ा है? बोला फिर आगरा में बता दूंगा, तो कौन सा मैंने नौकरी दे देगा तू? बहुत फेमस वो है शख्स का। तो अरुण जैमिनी, झज्जर, रोहतक, करनाल या फिर सोनीपत? फटाफट कमेंट। अवनी, आपका उत्तर बिल्कुल सही है, तो फटाफट कमेंट करते रहिएगा। फिलहाल इतना ही। ठीक है, एक रचना है इनकी, रचना का नाम क्या है? फिलहाल इतना ही। फिलहाल इतना ही। फिलहाल इतना ही किस खातर जाना जाओ? तो याद रखना, अपने हास्य व्यंग खातर जाना जाओ है बंदा। किस खातर जाना जाओ है? हास्य व्यंग के लिए जाना जाता। फिलहाल इतना ही जो है इनकी क्या है? ये रचनाएं हैं। ठीक है, हास्य व्यंग की जो शिखर कविताएं जो है, ठीक है, ये एक और रचना है उनकी, हास्य व्यंग की शिखर कविताएं। हास्य व्यंग की शिखर कविताएं। ठीक है, हास्य व्यंग की शिखर कविताएं। और दूसरी है फिलहाल इतना ही। ये दोनों की दोनों रचनाएं किस बंदे की? तो अरुण जैमिनी की दोनों की दोनों रचनाएं हैं। और अरुण जैमिनी का जन्म कड़ा हुआ था, तो याद रखना अपना, अरुण जैमिनी का जन्म हरियाणा का वो कौन सा जिला? तो हरियाणा के झज्जर जिले के अंदर जो है इनका जन्म हुआ था। तीन बात याद रखनी, अरुण जैमिनी झज्जर, फिलहाल इतना ही और हास्य व्यंग की शिखर कविताएं, ये दोनों रचनाएं किस बंदे की है? तो झज्जर जिले के प्रसिद्ध हास्य कवि अरुण जैमिनी की प्रसिद्ध सारी की सारी रचनाएं। ठीक है, लिसो ऐप के ऊपर एक बैच शुरू हो रहा है, CT02, जिस बैच के अंदर आपको जो है 14 टीचर लाइव पढ़ाऊंगे। ठीक है, महाभारत में हरियाणा को बहुध्यानक कहा गया है। बहुध्यानक शब्द का अर्थ क्या है? बहुत आसान सा प्रश्न, लेकिन थोड़ा सा घुमा दिया। बहुध्यानक शब्द का अर्थ पूछ रखा, देवों की भूमि, अत्यधिक समृद्ध भूमि, अत्यधिक अनाज की भूमि, या फिर मंदिरों की भूमि? फटाफट बताने का काम करिए, हरियाणा प्रदेश को उनमें से क्या कहा जाता है? जल्दी जल्दी बताइए शाबाश। बहुध्यानक जो शब्द जो है महाभारत काल में कहा जाओ है, इससे पहले यानी बहुध्यानक शब्द से पहले हरियाणा प्रदेश का नाम क्या था? कोई आपसे पूछा तो आपने याद रखना है, वो नाम जो था क्या था? तो याद रखना, वो नाम था कुरु जंगल। ठीक है, यानी बहुध्यानक शब्द से पहले हरियाणा को किस नाम से जाना जाता था? यानी महाभारत काल से पहले हरियाणा प्रदेश को किस नाम से जाना जाता था? तो याद रखना, कुरु जंगल के नाम से जो है महाभारत काल में हरियाणा प्रदेश को जाना जाता था। ठीक है, अच्छा, 2-3 लेखक है, उनके नाम लिखूंगा, उन लेखकों के नाम लिख के आपने बताना है कि इन हरियाणा प्रदेश को के कहा है। इस साथ साथ इस प्रश्न का उत्तर भी आप देते रहिएगा। ठीक है, तो सबसे पहले नाम है राहुल सांकृत्यायन। ठीक है, राहुल सांकृत्यायन। तो इस बंदे ने सांकृत्यायन, इस बंदे ने हरियाणा प्रदेश को क्या नाम दिया है? फटाफट कमेंट करके बताइएगा, राहुल सांकृत्यायन। ठीक है, दूसरा नाम किसका था? दूसरा नाम है डॉक्टर बुद्ध प्रकाश का। ठीक है, डॉक्टर बुद्ध प्रकाश। डॉक्टर बुद्ध प्रकाश जो है, इन्होंने हरियाणा को किस नाम से पुकारने का काम किया है? तीसरा नाम किसका था? तीसरा नाम है यदुनाथ सरकार का। यदुनाथ सरकार। ठीक है, यदुनाथ सरकार ने जो हरियाणा को किस नाम से जाना है? यदुनाथ सरकार। ठीक है, यदुनाथ सरकार ने हरियाणा प्रदेश को किस नाम से पुकारने का काम किया है? फटाफट कमेंट करते रहिए शाबाश, जल्दी जल्दी। यदुनाथ सरकार बताइए शाबाश। डॉक्टर HR गुप्ता ने हरियाणा को किस नाम से जाना है? डॉक्टर HR गुप्ता। तो डॉक्टर HR गुप्ता जो है, इन्होंने हरियाणा को किस नाम से जाना है? तो याद रखना आपने, आर्याना जो है, आर्याना नाम से जो है पुकारने का काम किया है डॉक्टर HR गुप्ता के द्वारा। फटाफट बताइए शाबाश, किस किस के द्वारा? डॉक्टर बुद्ध प्रकाश के द्वारा क्या कहा गया है? राहुल सांकृत्यायन जो है, इनके द्वारा हरियाणा प्रदेश को किस नाम से पुकारा गया? फटाफट बताइए शाबाश, बोले शाबाश। राहुल सांकृत्यायन, इन्होंने हरिधानक्य शब्द प्रयोग किया हरियाणा प्रदेश के लिए। हरिधानक्य।
बुध प्रकाश यदुनाथ सरकार, बताइए शाबाश। बुध प्रकाश अरियाला किसका है, कमेंट करके बताओ शाबाश, किसने कहा था अरियाला? नूनी फटाफट कमेंट करके बताएगा। अभिरियाणा, अभिरियाणा। और ये बंदा इसने क्या कहा था, तो हरियाला शब्द जो था इसने प्रयोग किया था, हरियाला, हरियाला, ठीक है। देखो भाई, बहुध्यानक शब्द के ऊपर आ जाओ उल्टे, बताओ शाबाश। बहुध्यानक शब्द का मतलब क्या है कि जड़ा अनाज की अत्यधिक पैदावार जिस जमीन के अंदर हो, ठीक है। तो इनमें से जो है याद रखना, अत्यधिक अनाज की भूमि नहीं होगा, अत्यधिक समृद्ध भूमि होगा। लगभग बच्चे सी कह रहे थे, जो समृद्ध भूमि होगी तबे उसके अंदर अनाज होगा, ठीक है। अनाज करते पैदा होगा तो भूमि में तो अनाज पैदा होगा, तो अत्यधिक अनाज की भूमि नहीं है। ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर। बी सी कहने लग रहे हैं। तो जो बहुध्यानक जो है, बहुध्यानक शब्द का अर्थ क्या है, अत्यधिक समृद्ध भूमि जो है बहुध्यानक शब्द का अर्थ है, ठीक है। इसके अलावा जब आप मनुस्मृति को पढ़ने का काम करते हैं तो मनुस्मृति के अंदर हरियाणा प्रदेश का प्राचीन नाम क्या है, तो बर्मावर्त। और बर्मावर्त नाम क्यों पड़ा था, तो याद रखना है इस क्षेत्र की जो सांस्कृतिक महानता जो है, ठीक है, सांस्कृतिक महानता के कारण जो है इसके अंदर क्या नाम दिया गया, बर्मावर्त नाम दिया गया है, ठीक है, मनुस्मृति के अंदर। अच्छा, नो पूछ लियो कि बहुध्यान का शब्द से पहले हरियाणा प्रदेश को किस नाम से जाना जाता था, तो बहुध्यान का शब्द जो है, तो इससे पहले जो है कुरु जंगल के नाम से जाना जाता था, ठीक है। तो राहुल सांकृत्यायन ने हरियाणा को हरिधान का शब्द प्रयोग किया, डॉक्टर बुध प्रकाश ने अभिरियाणा शब्द प्रयोग किया है, यदुनाथ सरकार के द्वारा हरियाला शब्द का प्रयोग किया, डॉक्टर एच.आर. गुप्ता के द्वारा हरियाणा शब्द का प्रयोग हरियाणा के लिए किया गया है। इनका रट्टा चेपदियों ये 4-4 5-5 बार हरियाणा में पूछे जा चुके हैं, 4-4 5-5 बार ये सारे के सारे प्रश्न आ लिए, ठीक है। तो सारे आपने ध्यान रखने, अत्यधिक समृद्ध भूमि जो है हरियाणा की है। और जो मनुस्मृति के अंदर बर्मावर्त किस लिए कहा गया, हरियाणा की सांस्कृतिक महानता के लिए कहा गया है। बहुध्यानक से पहले इसका नाम क्या था, कुरु जंगल था। पंडित राहुल सांकृत्यायन ने हरिधान किया, बुध प्रकाश ने क्या कहा है, अभिरियाणा कहा है, यदुनाथ सरकार ने हरियाला कहा है, डॉक्टर एच.आर. गुप्ता ने हरियाणा प्रदेश को क्या कहा है, तो हरियाणा शब्द से डॉक्टर एच.आर. गुप्ता के द्वारा पुकारने का काम किया गया है। खालिस्तान में हुई खोज से पता लगता है कि हरियाणा मौर्य वंश का एक भाग था। फटाफट बताइए कि किस खोज से हमें यह पता लगता है कि हरियाणा प्रदेश जो है मौर्य वंश का एक भाग था। आपको याद होगा चंद्रगुप्त मौर्य वो शासक था जिसने सबसे पहले 322 ईस्वी पूर्व के अंदर जो है पाटलिपुत्र के अंदर क्या किया था, 322 ईस्वी पूर्व के अंदर जो है पाटलिपुत्र के अंदर चंद्रगुप्त मौर्य हिंदुस्तान का पहला राष्ट्रीय शासक था, यानी हिंदुस्तान को एक छत्र लाने वाला पहला शासक कौन था, तो चंद्रगुप्त मौर्य भारत को एक सूत्र में बांधने वाला पहला शासक था। इसी के समय में सेल्यूक्स निकेटर का जो एक राजदूत था जिसका नाम था मैगस्थनीज, मैगस्थनीज भारत आने वाला पहला विदेशी राजदूत था। इंडिका उसकी किताब थी, इंडिका भारतीय इतिहास के ऊपर लिखी गई पहली क्या थी, विदेशी पुस्तक थी। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद में इसका बेटा जो है बिंदुसार शासक बनता है, और बिंदुसार जो है, बिंदुसार के बाद में इसका शासक कौन बनता है, तो वो कौन बना है, तो उसका बेटा अशोक है। और अशोक 185 ईस्वी पूर्व जो है 185 ईस्वी पूर्व तक अशोक जो है पाटलिपुत्र के ऊपर शासन करने का काम करता है। तो याद रखना जब अखंड भारत था तो अखंड भारत के सारे हिस्से के ऊपर इन तीनों महान शासकों ने शासन किया है। तो हमारा हरियाणा इससे अलग थोड़ा हो सकता है। तो याद रखना हरियाणा के ऊपर मौर्यों का अधिकार कब से कब तक था, 322, बहुत सारी किताबें 323 भी माना है, तो 322 से लेकर के 185 ईस्वी पूर्व तक जो है हरियाणा किसके अधीन था, तो याद रखना हरियाणा जो था वो किसके अधीन था, तो इन्हीं लोगों के अधीन था, मौर्यों के अधीन था। तीनों लोगों के धर्म बताइए फटाफट, तीनों। चंद्रगुप्त मौर्य किस धर्म को मानने वाले थे, बिंदुसार किस धर्म को मानने वाले थे, अशोक किस धर्म को मानते थे, तीनों के धर्म बताइए, ठीक है। तो वो जगह कौन सी, सारनाथ, सिलोन या फिर सुध या फिर कुरुक्षेत्र, बताओ शाबाश, इनमें से कौन सी जगह है। सुध वो जगह है यमुनानगर के अंदर, ठीक। और सुध के अंदर से एक अभिलेख मिला है, अभिलेख कौन सा, किस लिखाई के अंदर है, वो है 12 खड़ी का अभिलेख, ठीक है। 12 खड़ी लिखाई जो है उसका अभिलेख है। और आपने एक बात याद रखनी है, हरियाणा प्रदेश से टोटल 37 अभिलेख प्राप्त हुए हैं। हरियाणा का सबसे प्राचीन अभिलेख पूछ ले तो कौन से है, तो टोपरा अभिलेख जो है, यमुनानगर वाले जो है टोपरा अभिलेख जो है हरियाणा प्रदेश के, वो क्या है, सबसे प्राचीन अभिलेखों के अंदर शामिल है। टोटल 37 अभिलेख मिले हैं। टोपरा अभिलेख भी अशोक के बारे में बताने का काम करते हैं। इनकी जो लिपि है वो कौन सी, तो याद रखना ब्राह्मी लिपि है। और भाषा पूछे तो इन भाषाओं को संस्कृत भाषा के अंदर, ब्राह्मी और संस्कृत के अंदर इनको लिखने का काम किया है। जो 12 खड़ी का अभिलेख जो है यमुनानगर के सुध से मिला, तो याद रखना है 12 खड़ी लिखाई का भारत का सबसे पुराना अभिलेख है ये, ठीक है। 12 खड़ी लिखाई का भारत का सबसे पुराना अभिलेख कोई पूछा तो कौन सा, तो यमुनानगर का सुध अभिलेख जो है वो 12 खड़ी लिखाई के अंदर लिखा गया, यमुनानगर का सबसे, भारत का सबसे प्राचीन अभिलेख है, ठीक है। यानी जो 12 खड़ी लिखाई के अंदर मिला है और सबसे पुराना अभिलेख पूछा तो ये है। हरियाणा का सबसे पुराना अभिलेख कोई आपसे पूछता तो वो कौन से हैं, तो टोपरा अभिलेख जो है वो हरियाणा प्रदेश के सबसे क्या है, पुराने अभिलेख है। ब्राह्मी और संस्कृत के अंदर उनको क्या किया गया, लिखने का काम किया गया, ठीक है। अशोक मौर्य वंश के राजा थे, बिल्कुल सही है। चंद्रगुप्त मौर्य किस धर्म को मानते थे,
बिंदुसार किस धर्म को मानते थे, अशोक किस धर्म को मानते थे, तीनों। अशोक का सबने बेरा है बौद्ध धर्म को मानता था, बिंदुसार किस धर्म को मानता था, बस इतना बता दीजिए मेरे को, ठीक है। तो सुध यमुनानगर का सुध वो जगह जहां से पता चला कि हिंदुस्तान के यानी हरियाणा प्रदेश, जो हरियाणा प्रदेश के ऊपर मौर्य वंश का क्या रहा है, तो शासन रहा है, ठीक है। एक जगह है हरियाणा के अंदर, जगह का नाम क्या है, थानेश्वर। तो आपने एक और बात याद रखनी, थानेश्वर जो है, थानेश्वर को क्या कहा जाता है, अशोक का पैतृक राज्य हरियाणा के किस नगर को कहा जाता है, तो याद रखना अशोक का पैतृक राज्य जो है किसको कहा जाता है, अशोक का पैतृक राज्य थानेश्वर को कहा जाता है। कालांतर में काफी 400-500 साल बाद जाकर के क्या होता है, बिल्कुल सही है, चंद्रगुप्त मौर्य ने जिंदगी के अंतिम दिनों में कौन सा धर्म अपना था, जैन धर्म अपनाने का काम किया था। श्रावण बेलगोला 298 ईस्वी पूर्व उसकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। उसका बेटा जो था वो आजीविक धर्म को अपनाता था, ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य कौन से धर्म का अनुयायी था, अंतिम समय में जैन धर्म का अनुयायी था। उसका बेटा किसका था, आजीविक धर्म जो है, आजीविक धर्म का अनुयायी कौन था, बिंदुसार था। और अशोक किस धर्म को मानने वाला था, बौद्ध धर्म को मानने वाला था। तो तीनों जो तीन पीढ़ियां में तीन नए नए धर्म हो गए, बात समझ में आएगी। बिंदुसार ने अंतिम दिनों जैन धर्म अपना था श्रावण बेलगोला के अंदर, ठीक है। उसके बाद में आजीविक धर्म को मानता था बिंदुसार, चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म, बिंदुसार आजीविक, और बौद्ध धर्म कौन सा है, अशोक का जो है बौद्ध धर्म है, ठीक है। और कालांतर में हर्षवर्धन जो है जब थानेश्वर के ऊपर शासन करता है, तो हर्षवर्धन का भी धर्म आपने याद रखना, धर्म कौन सा था, तो वो भी बौद्ध धर्म का अनुयायी था, इसलिए उसको क्या कहा जाता है, द्वितीय अशोक कहा जाता है। और तक बात समझ में आएगी तो फटाफट ओके रिपोर्ट लिख के भेज दीजिए। यानी यमुनानगर के सूद के अंदर जो 12 खड़ी अभिलेख मिला है, तो वो याद रखना 12 खड़ी अभिलेख जो है सबसे पुराना अभिलेख है, इस लिखाई का सबसे पुराना अभिलेख है, ठीक है। दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व जो था यह अभिलेख मिला है। टोपरा अभिलेख हरियाणा प्रदेश के सबसे प्राचीन अभिलेख है, ब्राह्मी और संस्कृत के अंदर इनको लिखने का काम किया गया। टोटल 37 अभिलेख हरियाणा प्रदेश से प्राप्त हुए हैं। 322 ईस्वी पूर्व से लेकर के 185 ईस्वी पूर्व तक हरियाणा प्रदेश जो है किसका हिस्सा रहा है, तो आपने याद रखना वो मौर्यों का हिस्सा रहा है, जिनकी राजधानी क्या हुआ करती थी, तो मौर्यों की राजधानी आपने याद रखना कौन सी हुआ करती थी, तो पाटलिपुत्र जो है वो मौर्य वंश की राजधानी हुआ करती थी। अगला प्रश्न देखिए, भारतीय रेलवे का पहला सौर ऊर्जा संयंत्र किस राज्य के बीना नामक जगह के ऊपर स्थापित किया गया है। यह बीना एक जगह है राज्य में। तो भारतीय रेलवे का पहला सौर ऊर्जा संयंत्र फटाफट बताइए कौन से राज्य के अंदर जो है वो स्थापित करने का काम किया गया है। सोनू बहुत बहुत धन्यवाद बेटा। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात या फिर राजस्थान के अंदर, कौन से राज्य के अंदर ये किया गया, फटाफट बताइएगा जल्दी जल्दी से, ठीक है। कनिष्क को भी कहा जाता है, ठीक है। बताओ शाबाश, बीना के अंदर ये किसने बनाने का काम किया, तो एक कंपनी है भारत सरकार की, भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल लिमिटेड जो है बहुत बड़ी कंपनी है, उसके द्वारा इसका निर्माण करने का काम किया गया है, BHEL, ठीक है। भेल जो है, भेल के द्वारा इसका निर्माण किया गया है, BHEL, ठीक है। भेल भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स भंडार लिमिटेड, ये जो कंपनी है भेल के द्वारा, भेल की स्थापना 1956 के अंदर हुई थी। और इसके द्वारा मध्य प्रदेश जो है, बीना जो है, मध्य प्रदेश के बीना के अंदर जो है पहला रेलवे सौर ऊर्जा संयंत्र लगाने का काम करा गया। तो मध्य प्रदेश का बीना जो है उरक क्या करा गया, भारत का पहला सौर ऊर्जा संयंत्र जो है, और इसके तहत क्या करा जाएगा, बिजली देने का काम करा जाएगा। किसके ऊपर, तो याद रखना रेलवे स्टेशनों के ऊपर इसके तहत जो है वो बिजली देने का काम करा जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए फटाफट, शाबाश। राजा जनमेजय का संबंध जो है वो किससे है, कुरुक्षेत्र, करनाल, अंबाला, बताइए शाबाश। राजा जनमेजय जो है, राजा जनमेजय का संबंध किस से है, कौन से नगर से है, जल्दी जल्दी बताइएगा शाबाश। तो वो जगह है कुरुक्षेत्र, वो जगह है करनाल, वो जगह है अंबाला, फिर या फिर वो जगह है जींद। जब हमने महाभारत पढ़ा था तो महाभारत के अंदर शुरू में शकुंतला और दुष्यंत का बेटा भरत जो है वहां से शुरू होती है महाभारत, और उसके बाद में अंतिम राजा कौन चुना जाता है, तो अंतिम राजा याद रखना महाभारत का, फिर पांडव वंश का अंतिम राजा कौन था, तो जनमेजय जो था वो अंतिम राजा था, ठीक है। तो आपने याद रखना है जनमेजय जो है किस वंश का राजा था, तो याद रखना कुरु वंश का राजा था, ठीक है। कौरव वंश, कुरु वंश का राजा था, या फिर पांडु पुत्र आप कह सकते हो, पांडवों का पोता था, कुरु वंश के अंदर इसका जन्म हुआ था। जब महाभारत अंतिम दौर के ऊपर थी, महाभारत के युद्ध के अंदर जब अभिमन्यु की मृत्यु हो जाती है, तो आप सभी ने पता होगा अभिमन्यु की पत्नी जो थी उत्तरा गर्भवती थी, और अभिमन्यु और उत्तरा जो है, अभिमन्यु और उत्तरा के गर्भ से जो है किसका जन्म होता है, अभिमन्यु और उत्तरा, ठीक है। अभिमन्यु और उत्तरा के गर्भ से किसका जन्म होता है, तो याद रखना है परीक्षित का जन्म होता है, ठीक है। परीक्षित जो है जंगल में शिकार खेलन जाओ था, ऋषि देखा को नहीं केक रहा, अटखेली वश केक रहा, मरोड़ा सांप था ऋषि के गल में गैल दिया, ऋषि ने श्राप दे दिया, बोला जा तेरी मृत्यु सांप का काटना तो होगी। सारे इंतजाम कर लिए, सारा सौदा कर लिया, कोई इलाज नहीं हुआ भाई, ऐसा महल बना दिया जरा सांप के परिंदा भी पर कौन मार सकता। आखिर में जो था तक्षक जो था, जो नागराज जो था, वो फूल के अंदर बैठ के आया, किसी ने फूल भेंट कर दिया, फूल में कीड़ा बन के आ गया, अब परीक्षित मार दिया। उसके बाद जब परीक्षित का जो बेटा है जनमेजय जो है परीक्षित की जो पत्नी जो थी भद्रावती
और परीक्षित का एक बेटा होता है, उसका नाम क्या रखा जाता है? जनमेजय रखा जाता है। जनमेजय ने फिर यह बात मान ली, हाँ सारे के सारे जो सांप जो है सांपा को मारने का काम करूंगा। स्फीदो जिसको आप सर्प दमन के नाम से जानते हैं, तो उस स्फीदो के अंदर जो है बहुत बड़ा यज्ञ इस बंदे ने किया था और वो यज्ञ सफल हो जाता। तो कहते हैं धरती के ऊपर जो है सांप जो थे वो बिल्कुल भी नहीं मिलते। और उसके बाद जो है एक बंदा था जिसका नाम था आस्तिक। आस्तिक नाम का एक ऋषि था। इस आस्तिक नाम के ऋषि ने क्या कर दिया था? आस्तिक नाम के ऋषि ने भाई बड़ोलिया ने बोले ये काम ना करे, एड़बैद ना करे, तो याद रखना नगर का नाम पूछो तो सफीदो नगर, ठीक है, सफीदो। तो जींद का सफीदो जो है उससे किसका संबंध है? तो राजा जनमेजय का संबंध है। राजा जनमेजय पांडु वंश का जो था आखिरी राजा था, ठीक है, आखिरी राजा था। आस्तिक जो बंदा था, आस्तिक ने क्या करा था? उरे सफीदो के अंदर आके ने बोले ये अड़ंगे ना कर, इन बातों में कोई दम को नहीं। मान गया था ये, और मानने के बाद में जो है, ठीक है, तो यह चीज अपने याद रखनी है। तो सफीदो के अंदर जो था ये यज्ञ कराया था। आस्तिक नाम का बंदा जो था जिसने क्या किया था? यज्ञ के अंदर टाल करवाने के काम करी थी भाई, नेट क्या था उसका कहना, ठीक है। अच्छा, परीक्षित जो है, परीक्षित की राजधानी आपने याद रखनी है। पहली तो राजधानी उसकी हस्तिनापुर थी। इसके बाद में इसकी दूसरी राजधानी कौन सी थी? जो करनाल का असंध इलाका जो है, ठीक है, करनाल का असंध जो है किसकी राजधानी हुआ करती थी? तो परीक्षित जो है, परीक्षित की राजधानी कौन सी है? करनाल का असंध जो है परीक्षित की राजधानी थी। अच्छा, असंध का प्राचीन नाम बताने का काम करिए शाबाश। असंध का प्राचीन नाम आसनवादी, आसनवादी था, ठीक है। और आसनवादी राजधानी थी किसकी? राजा परीक्षित की, ठीक है। असंध की राजधानी क्या थी? याद रखना, आसनवादी जो थी, आसनवादी इसकी राजधानी थी राजा परीक्षित की। बस इतनी बात आपने याद रखना, याद हो जाओगी शाबाश। अगला प्रश्न देखो भाई, किस भरतवंशी राजा ने हरियाणा से अपना विजय अभियान जो था वो शुरू करने का काम किया? बताइए शाबाश। वो भरत भाई पीडीएफ डाल दूंगा जीके प्रवीण टेलीग्राम चैनल के अंदर। कल थोड़ा सा समय नहीं मिला, इस टेलीग्राम चैनल के अंदर पीडीएफ भी डाल दूंगा, आज क्विज भी कराऊंगा। कल थोड़ा सा बिजी था, ठीक है। देखो तो किस भरतवंशी राजा ने अपना अभियान विजय अभियान शुरू किया था हरियाणा प्रदेश से? भरत, सुदास, हसन या फिर युधिष्ठिर? किसके द्वारा जो है भरत भरत कर रहे हैं बहुत सारे बंदे, भरत उत्तर गलत है। इन्होंने यहां से अभियान जो था वो शुरू करने का काम नहीं किया था। सुदास जो है, राजा सुदास जो था, इसने भरतवंशी राजा सुदास, और सुदास का जिक्र किसके अंदर मिलता है? तो याद रखना है ऋग्वेद के अंदर जो है सुदास का सबसे पहले जिक्र मिलता है। इसके बाद एक युद्ध था, याद करिए 10 राजाओं का युद्ध, ठीक है। 10 राजाओं से युद्ध लड़ने का काम किया था सुदास ने। और वो नदी का नाम पूछा था एचएसएससी ने कि कौन सी नदी के किनारे प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध हुआ था? तो वो नदी थी पुरुषुणी, जिसको आज हम कौन सी नदी के नाम से जानते हैं? जिसको आज हम रावी नदी के नाम से जानते हैं। तो रावी नदी के किनारे जो है 10 राजाओं के साथ में राजा सुदास ने युद्ध करने का काम किया था। और ऋषि वशिष्ठ जो थे इसके सलाहकार थे इस युद्ध के अंदर, ठीक है। ऋषि वशिष्ठ जो थे वो क्या थे? इसके सलाहकार थे। कौन से युद्ध के अंदर? जो 10 राजाओं के साथ में युद्ध किया था। पुरुषुणी जो है वो किसका पुराना नाम है? तो रावी नदी का जो है क्या है पुराना नाम क्या है? तो पुरुषुणी, ठीक है। और ये जो 10 राजाओं के साथ में जो युद्ध किया था इसका जिक्र किसमें मिला है? तो ऋग्वेद का जो 7वां मंडल जो है, 7वें मंडल के अंदर इसका जिक्र है। एचएससी ने पूछ लिया था, प्रश्न पूछा आया था एचएससी के अंदर यो कि जो 10 राजाओं के साथ में सुदास का युद्ध जो था उसका वर्णन किस वेद के अंदर? तो याद रखना ऋग्वेद का मंडल कोई आपसे पूछे तो 7वें मंडल के अंदर जो था इसका जिक्र था। पुरुषुणी जो है रावी नदी के किनारे जो था इसका क्या हुआ था? जिक्र हुआ था। बिल्कुल गुरु द्रोणाचार्य के पापा आप कह सकते हो, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद किसने कन्नौज के ऊपर शासन करने का काम किया था? मुगल, ब्रिटिश, प्रतिहार या फिर चोल वंश के द्वारा? हर्षवर्धन जो है आप सभी ने बेरा बहुत बड़ा लेखक था। मयूर, दिवाकर, भरतहरि जैसे लोग, बाणभट्ट जैसे लोग इसी के दरबार के अंदर रहा करते थे। प्रियदर्शनी प्रियदर्शनी थी, रत्नावली थी, नागानंद जैसे किताबें जो थी संस्कृत भाषा के अंदर हर्षवर्धन के द्वारा लिखने का काम किया गया था, ठीक है। बहुत बड़ा प्रतापी राजा था हर्षवर्धन। बहुत सारी उपाधियां धारण करने का काम करता था, जैसे परम भट्टारक, ठीक है, परम भट्टारक की उपाधि इस बंदे ने की थी। इसके अलावा महाराज धीराज की उपाधि, महाराज धीराज की उपाधि से भी इस बंदे ने अपने आप को नवाजने का काम किया था। चक्रवर्ती सम्राट की उपाधि से भी इसको मिली थी, चक्रवर्ती सम्राट, ठीक है। तो याद रखना है इसका टाइम पर जो प्रसिद्ध जो राजस्व का जो स्रोत हुआ करता, तो याद रखना है तो राजस्व का स्रोत इसका क्या था? तो कृषि के ऊपर कर लेता था। और एचएससी ने पूछा था कि हर्षवर्धन कितना कर लिया करता? तो उपज का 1/6 भाग लेने का काम किया करता था। हर्षवर्धन का सेनापति था, हर्षवर्धन के सेनापति का नाम क्या था? तो याद रखना सिंहनाद जो था वो हर्षवर्धन का क्या था? सेनापति था सिंहनाद। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो हर्षवर्धन की जीवनी किस बंदे ने लिखी थी? बाणभट्ट के द्वारा जो है जीवनी लिखने का काम किया था। जो हर्षचरित नामक जो जीवनी जो है इसी हर्षचरित को बाणभट्ट ने लिखा। इसके अंदर खंडों की संख्या पूछी थी एचएससी ने, तो 9 खंड है हर्षचरित के अंदर। 9 में से जो पहले 3 खंड जो हैं,
पहले 3 खंडों के अंदर बाण भट्ट जो है, बाण भट्ट ने अपनी आत्मकथा लिखने का काम किया है। बहुत सारी नई नई बातें बताई आपको, ठीक है। बाण भट्ट जो है, बाण भट्ट ने अपनी आत्मकथा लिखने का काम किया है। किसके अंदर? जो हर्षचरित नामक किताब जो है, हर्षचरित किताब के जो 9 खंड है, 9 में से तीनों के अंदर किसकी है? तो बाण भट्ट की क्या है? बाण भट्ट की जीवनी है, ठीक है भाई। हाँ, 1-2 उपाधि और ली थी, जैसे सकलोत्तर नाथ की उपाधि से इसने अपने आप को नवाजा था, परम देवता की उपाधि से इसने आपको नवाजा था, सकलोत्तर नाथ, सकलोत्तर नाथ, ये सारे के सारे नाम है सकलोत्तर नाथ, परम देवता, ठीक है, परम देवता, ये सारे की सारी उपाधि, परम भट्टारक, महाराज धीराज, चक्रवर्ती राजा, ये सारे के सारे इसी बंदे के थे, ठीक है। हर्षवर्धन अपनी जिंदगी का एकमात्र युद्ध जो है, एकमात्र युद्ध हारा था, वो कौन सा था? तो 634 ईस्वी के अंदर नर्मदा नदी के तट के ऊपर एक युद्ध लड़ा गया था। गुजरात के अंदर जो नर्मदा नदी है, इस नर्मदा नदी के किनारे एक युद्ध लड़ा गया था, जिसको जो पुलकेशिन द्वितीय जो था, चालुक्य राजा पुलकेशिन द्वितीय, पुलकेशिन सेकंड के साथ में 634 ईस्वी के अंदर एक युद्ध हुआ था हर्षवर्धन का और पुलकेशिन द्वितीय का, इसी नर्मदा नदी के तट के ऊपर हुआ था। इस एकमात्र युद्ध के अंदर हर्षवर्धन जो था, हाँ, अपने वंश के बारे में बताया। तो आत्मकथा में और क्या बताओगा भाई? अननोन गेमिंग, अपने वंश के आत्मकथा में और क्या होगा बेटा? सारे आप खुद के बारे में तो बताओगा सारी चीजें। बात और अगेन पहले 3 के अंदर आत्मकथा कह लो, चाहे अपने वंश कह लो, अपनी वंशावली कह लो, उसके बारे में बताने का काम किया, ठीक है। तो पुलकेशिन द्वितीय जो था, पुलकेशिन द्वितीय के टाइम पर जो युद्ध हुआ था 634 ईस्वी में, एकमात्र युद्ध था और इसी एकमात्र युद्ध के अंदर हर्षवर्धन हारा था। बाद में दोनों राजाओं के बीच में एक समझौता होता, समझौता यह था कि नर्मदा नदी को सीमा रेखा मान लिया जाए। इसलिए आज भी नर्मदा नदी, अगर आपसे कोई प्रश्न पूछे कि वो कौन सी नदी है जो उत्तर और दक्षिण भारत के बीच में सीमा रेखा बनाने का काम करती है, तो नर्मदा नदी जो है वो उत्तर और दक्षिण भारत के बीच में क्या करती है? सीमा रेखा बनाने का काम करती है, ठीक है। कौन सी नदी उत्तर और दक्षिण भारत में सीमा रेखा बना हुआ है? तो याद रखना, नर्मदा नदी सीमा रेखा बनाने का काम करती है। सिंहनाद इसका सेनापति का नाम पूछे तो क्या था? सिंहनाद जो था इसका सेनापति हुआ करता था। अच्छा, हर्षवर्धन का टाइम पे एक प्रश्न देखा था मैंने एचपीएससी के अंदर कि हर्षवर्धन का टाइम पे भारत जो था व्यापार क्या क्या का करया करता, यानी भारत बाहर निर्यात किस किस का करता था? तो याद रखना, चंदन की लकड़ी, ठीक है, चंदन की लकड़ी भारत बाहर भेजा करता था। कपड़े भारत विदेशों को बेचने का काम किया करता था। इसके अलावा मसाला जो था, मसाला भारत विदेशों को निर्यात करने का काम करता था। 3 चीजें आपने याद रखनी है। हर्षवर्धन के टाइम पे चंदन की लकड़ी, कपड़े और मसाले जो है, ये सारी की सारी चीजें जो है हर्षवर्धन क्या किया करता था? विदेशों को भेजने का काम किया करता था, ठीक है। मंत्री जो होता था हर्षवर्धन का, तो आपने याद रखना है, मंत्री को किस नाम से पुकारा जाता था? तो मंत्रियों को अमात्य के नाम से पुकारा जाता था, ठीक है। मंत्री को क्या करते? अमात्य कहने का काम क्या करते थे मंत्री को हर्षवर्धन की टाइम पे। बस इतनी बात आपने हर्षवर्धन की याद रखनी। और इसके तुरंत बाद जो है गुर्जर प्रतिहार वंश का जो है हरियाणा प्रदेश के ऊपर किसका शासन हो जाता है? तो गुर्जर प्रतिहार जो है, गुर्जर प्रतिहार का किसका शासन हो जाता है? तो गुर्जर प्रतिहार जो है ये बंदे शासन करने का काम कर रहे हैं। बात समझ में आ गई? तो इतनी आपने याद रखनी। परम भट्टारक, महाराज धीराज, चक्रवर्ती राजा, सकलोत्तरनाथ, परम देवता, इन 5 उपाधियों से अपने आप को नवाजा था। सेनापति कौन था? सिंहनाथ था। पुलकेशिन द्वितीय से एकमात्र युद्ध में नर्मदा नदी के तट के ऊपर आ रहा था, इसलिए नर्मदा नदी को उत्तर और दक्षिण भारत की सीमा रेखा कहा जाता है। राजस्व का एकमात्र उपाय क्या था? 1/6 भाग जो था वो राजस्व से लेने का काम किया करता था। बाण भट्ट ने हर्षचरित किताब लिखी है। हर्षचरित किताब के टोटल 9 खंड है और 9 खंड में से आपने याद रखना 3 खंडों के अंदर हर्षवर्धन ने अपने बारे में, अपनी जीवनी वंशावली के बारे में उसने अपने आप को बताया है। मंत्रियों को अमात्य कहा जाता था। चंदन की लकड़ी, कपड़े और मसाले हर्षवर्धन के समय से भारत जो था वो बाहर भेजने का काम किया करता था। हरियाणा में गुलाम वंश का प्रथम शासक कौन था? इल्तुतमिश, बलबन, रजिया सुल्तान, कुतुबुद्दीन ऐबक। थोड़ा पानी पिएगा, बताइए शाबाश। हरियाणा के अंदर जो है गुलाम वंश का प्रथम शासक कौन था? याद करिएगा, सबसे पहले 712 ईस्वी के अंदर हिंदुस्तान के ऊपर एक मुस्लिम शासक था, जिस बंदे ने पहला अरब आक्रमण 712 ईस्वी में हिंदुस्तान के ऊपर हुआ था। लेकिन उसके 500 साल बाद, 500 साल लग जाते, 500 साल के बाद में जो है एक चीज आपने ध्यान रखनी है, 1206 के अंदर लाहौर के अंदर एक शख्स शासन करने का काम करता है, जिसका नाम क्या है? कुतुबुद्दीन ऐबक। 1206 के अंदर कड़ा का शासक बना था, तो आपने याद रखना है लाहौर का राजा बना था। और बाद में 1210 के अंदर जो है लाहौर के अंदर जो है पोलो खेलते समय, पोलो या फिर चौगान खेलते समय घोड़े से गिरकर किसकी मृत्यु हुई थी? यह बंदा गुलाम था, इसलिए इसका नाम गुलाम वंश पड़ा, ठीक है। गुलाम था बंदा, गुलाम वंश, इसलिए इसका नाम पड़ा। बात हो जाओगी, ठीक है। तो 1206 में लाहौर इसने शासन शुरू में गुलाम वंश की नींव लाहौर में करी थी और लाहौर के अंदर जो है इसी का शासन था। 1210 में पोलो या फिर चौगान खेलते समय इसकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। इसकी मृत्यु के बाद में जो शासक कौन बनता है? तो आपने याद रखना, इसकी मृत्यु के बाद में शासक कौन बनता है? इल्तुतमिश। और इल्तुतमिश ने एक प्रणाली शुरू करने का काम किया था, इक्ता प्रणाली, ठीक है। इक्ता एक अरबी भाषा का शब्द है, जिसका मतलब क्या होता है? भूमि का टुकड़ा हुआ। इसका मतलब क्या है? इक्ता का मतलब क्या है? भूमि का टुकड़ा हुआ है। और इस
बंदे के टाइम पर जो थे हरियाणा प्रदेश को जो है इक्तों के अंदर जो प्रसिद्ध इक्ते हुआ करते थे, इक्तों के अंदर बांटने का काम इसने हरियाणा प्रदेश को किया था। और वो इक्ते आपने ध्यान रखने हैं, वो इक्ते कौन से थे, हांसी था और एक दूसरा इक्ता कौन सा है, तो वो इक्ता था सिरसा। ठीक है, सिरसा इक्ता था और सिरसा के ऊपर बहुत जूत बाजा करता गुलाम वंश के टाइम पर। ठीक है, एक दो दिन पहले मैंने क्लास के अंदर बताया था कि सिरसा को मध्यकालीन भारत में किस नाम से जाना जाता था, तो सारस्वती के नाम से सिरसा को मध्यकालीन भारत के अंदर जाना जाता था। सिरसा के अंदर जो सिरसा के ऊपर दो लोगों की नजर थी, एक तो था नसरुद्दीन कुबाचा, ठीक है, नसरुद्दीन कुबाचा वर्सेस यालदोज। ठीक है, यालदोज जो था कड़ा का शासक था, तो याद रखना है यालदोज जो था वो गजनी का शासक था। ठीक है, गजनी का शासक यालदोज और दूसरा कौन है, गजनी का शासक और यालदोज, और दूसरा बंदा कौन है, तो दूसरा बंदा है कुबाचा। ठीक है, कुबाचा और दनवा का बीच में, तो इस युद्ध के अंदर क्या करा उसने, कुबाचा को हरा दिया। और कुबाचा को हराने के बाद में जो है सिरसा के ऊपर जो है किसका कब्जा हो गया, गजनी वंश के शासक, गजनी का शासक है, इसका नाम है यालदोज। यानी अब सिरसा कुबाचा हरा दिया, कुबाचा को हरा के सिरसा के ऊपर किसका कब्जा हो गया, यालदोज का कब्जा हो गया। ठीक है, बाद में क्या करा, इल्तुतमिश आवा और इल्तुतमिश सिरसा के अंदर एक युद्ध करता है, किसकी सहायता लेके, कुबाचा। अब इल्तुतमिश आ गया, इल्तुतमिश और कुबाचा दोनों मिलकर क्या कर रहे हैं, यालदोज को हराने का काम करते हैं। ठीक है, तो यालदोज को हराने का काम करते हैं यालदोज। फिर भी कौन माने, आखिरी में कड़ा गिरना पड़े, आखिरी में मिला भाई तो कौन मानना उरा है, त्राइन में है। ठीक है, त्राइन में बुला लिया और त्राइन में 1215 के अंदर त्राइन की तीसरी लड़ाई होती है, किस किस के बीच में, इल्तुतमिश के बीच में और दूसरी जो है यालदोज के बीच में। और त्राइन के तीसरे युद्ध के अंदर जो है यालदोज को मार देता है, यालदोज की हत्या हो जाती है और उसमें इल्तुतमिश जीतने का काम करता है। ठीक है, इस यानी सिरसा के ऊपर अब फिर किसका कब्जा हो गया, तो सिरसा का हाकिम अब कौन बना दिया, तो कुबाचा जो है सिरसा का हाकिम बना दिया। अब कुबाचा भी अवैध करने लगा, कुबाचा ने बोला मैं स्वतंत्र शासक बनूंगा। इल्तुतमिश बोले एक तो मुश्किल कायदा था, तो करता गया, फिर सिरसा फिर आना पड़ा इल्तुतमिश ने, सिरसा आके फिर कुबाचा का लड़ाई हुई, फिर कुबाचा तक काटना पड़ा उड़ता है। बात समझ गए, तो सिरसा के ऊपर कुबाचा और यालदोज जो है इन दोनों बंदों का क्या रहा है, इन दोनों बंदों का कब्जा रहा है। ठीक है, हांसी हिसार जो थे, हांसी लगा लीजिए, अपना सिरसा लगा लीजिए, पिपली है एक जगह, रेवाड़ी है एक जगह, पलवल है एक जगह, सारे के सारे क्या हुआ करते थे, प्रसिद्ध इक्ते हुआ करते। ठीक है, कौन से इल्तुतमिश के टाइम पे इक्ते हुआ करते, याद रखना, हांसी है, सिरसा है, पिपली है, रेवाड़ी है, पलवल है, ये सारे के सारे क्या हुआ करते थे, इक्ते हुआ करते। बस इतनी बात आपने याद रखनी। इक्ता मीन्स क्या है, भूमि का टुकड़ा है। तो गुलाम वंश का प्रथम शासक कौन हो गया, कुतुबुद्दीन ऐबक। भारत में भी यही होगा, जब हरियाणा भी है, इसके पूरा का पूरा उत्तर भारत जो है आज का पाकिस्तान, सारे के सारे इलाके पर कब्जा था, तो हरियाणा कैसे अछूता हो सकता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए भाई, अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट की पहली अश्वेत महिला जज कौन बनी है, केतनजी ब्राउन जैक्सन, स्टीफन बर्जर या फिर रिकी हैरिस या फिर इनमें से कोई नहीं। बताइए सियावस, अमेरिका जो है, अमेरिका की पहली अश्वेत जज जो है कौन बनी है, अमेरिका के पहले अश्वेत राष्ट्रपति कौन बने थे, तो याद रखना है बराक ओबामा जो है अमेरिका के पहले क्या थे, तो याद रखना वो पहले अश्वेत राष्ट्रपति थे। लेकिन जज पूछ रखी है, सारे के सारे ए कह रहे हैं, केतन ब्राउन जैक्सन, स्टीफन बर्जर, रिकी हैरिस या फिर इनमें से कोई नहीं। अरे राष्ट्रपति था बराक ओबामा तो अंकल जी, वो तो मैंने बता दिया। बिल्कुल सही है, केतन ब्राउन जैक्सन जो है ये पहली क्या बनी थी, पहली अश्वेत जज कौन बनी थी, तो याद रखना केतन ब्राउन जैक्सन जो है वो पहली जज बनी थी, किसकी, अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट की, केतन ब्राउन। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए भाई, सीटी का स्पेशल बैच जो है चल रहा है 02, और ये जो बैच जो है आपने ध्यान रखना सिर्फ 249 रुपए में पूरा का पूरा बैच। इस ऐप के ऊपर ये पोस्टर दिखेगा जिस पर हरियाणा सीटी 02 लिख रखा होगा, इस पर क्लिक करोगे, क्लिक कर दें आपने, ठीक है, बाय नाउ पे ले जाओगे। सारे मास्टर जो हैं, ये सारे मास्टर जो हैं एक काट के सारे के सारे टीचर जो है लाइव पढ़ाने का काम करेगा, अपने 14 टीचर हैं लाइव पढ़ाऊंगे। ठीक है, तो क्लास इसकी शुरू हो चुकी, सिर्फ 249 रुपए में। जो लाइव नहीं देखना पाओ तो रिकॉर्डिंग देख सको क्लास, कोई दिक्कत नहीं है। अगला प्रश्न देखिए बस, हरियाणा के किस यूनिवर्सिटी के द्वारा गोयल पुरस्कार की घोषणा करने का काम किया था, CDLU चौधरी देवलाल यूनिवर्सिटी हरियाणा के सिरसा जिले के अंदर 2003 के अंदर बनी थी। महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी रोहतक के अंदर 1976 के अंदर बनी थी। कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी कुरुक्षेत्र के अंदर 1956 के अंदर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने उद्घाटन किया था। गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी का उद्घाटन 1995 के अंदर तत्कालीन मुख्यमंत्री भजनलाल के द्वारा हरियाणा के हिसार जिले के अंदर किया गया था। तो गोयल पुरस्कार पूछ रहे, क्या फटाफट बताइए कि जो गोयल पुरस्कार जो है ये कौन सी यूनिवर्सिटी के द्वारा दिया जाता है। 45 साल से कम उम्र के जो लोग होते हैं उनको ये पुरस्कार दिया जाता है। पूरा नाम इसका क्या है, पूरा नाम है राजीव गोयल पुरस्कार। ठीक है, और राजीव गोयल पुरस्कार जो है युवा वैज्ञानिक जो है, युवा वैज्ञानिकों को यह पुरस्कार देने का काम किया जाता है। युवा वैज्ञानिक इस पुरस्कार युवा वैज्ञानिकों को दिया जाओ है। बस एक कंडीशन है कि उनकी जो उम्र है 45 साल से कम होनी
होनी चाहिए, ठीक है, 45 साल से कम होनी चाहिए। और राजीव गोयल पुरस्कार जो है युवा वैज्ञानिकों को दिया जाता है। इसके अंदर इनामी राशि कितने रुपए दी जाओ तो 1 लाख रुपए इनामी राशि देने का काम किया जाओ है। तो ये कौन सी यूनिवर्सिटी देने का काम करती है तो 1956 के अंदर बनी कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी जो है, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी जो है देने का काम करती है, ठीक है। बस इतनी बात आपने याद रखनी है, ठीक है। कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के द्वारा दिया जाओ है राजीव गोयल पुरस्कार, 1 लाख रुपए मिला है। युवा वैज्ञानिकों को दिया जाओ है, 45 साल से कम उम्र जो है उनको ये दिया जाता है। किसमें कितना है दम सीजन 7 के विजेता हरियाणा से कौन बने हैं? किसमें कितना है दम जो है 7वां सीजन था, और इस 7वें सीजन के अंदर हरियाणा प्रदेश से जो है कौन बनी है, उस खिलाड़ी का नाम आपने, उस लड़की का नाम आपने बताना है। सृष्टि दहिया, पूनम मलिक, अनुराधा या फिर दीप्ति सिंह। बताइए शाबाश फटाफट कौन बनी है। बहुत सारे बच्चे गलत गलत, सृष्टि सोनी कह रहे हैं, कोई कुछ कह रहा है। बिल्कुल सही, सृष्टि दहिया जो है सीजन 7 जो है इसकी किसमें कितना दम इसकी क्या बनी है, हरियाणा से थी। FSSAI जो है इसके द्वारा जारी फूड इंडेक्स जो है, फूड इंडेक्स के अंदर हरियाणा प्रदेश को कौन सा स्थान मिला है? FSSAI के द्वारा जारी फूड इंडेक्स में हरियाणा को 10, 5, 12 या फिर 15 कौन सा स्थान जो है हरियाणा प्रदेश को मिला है, ठीक है। फटाफट बताने का काम करिएगा। नागरिक केंद्रित सूचकांक जो है, नागरिक केंद्रित सुशासन सूचकांक, सुशासन सूचकांक इसके अंदर हरियाणा प्रदेश को कौन सा स्थान मिला है? भाई फालतू की बकवास कर रहे काले, उन्हें ब्लॉक कर दे सारा ना, इसे बंदे कोई दिक्कत नहीं, अपना कोई जरूरत नहीं, ठीक है। निर्यात सूचकांक, निर्यात सूचकांक के अंदर हरियाणा प्रदेश को कौन सा स्थान मिला तो याद रखना पहला स्थान मिला। लेकिन ये किसके अंदर मिला है? लैंड लॉक्ड राज्यों की श्रेणी, ठीक है। लैंड लॉक्ड राज्य जो है उनकी श्रेणी के अंदर जो है लैंड लॉक्ड राज्य यानी जिसकी सीमा न समुद्र से लगती हो न किसी अन्य देश से लगती हो, जैसे झारखंड है, जैसे मध्य प्रदेश है, जैसे हमारा हरियाणा है, जैसे तेलंगाना है, ये सारे के सारे राज्य जो है लैंड लॉक्ड राज्य हैं, ठीक है। लैंड लॉक्ड राज्यों की श्रेणी के अंदर जो है निर्यात सूचकांक यानी बाहर जो माल बेच है, ये सारे के सारे राज्य यानी झारखंड हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, हरियाणा हो गया अपना, ठीक है, तेलंगाना हो गया, ये 5-6 राज्य पड़ा है लैंड लॉक्ड जो है, ठीक है। और वो जो है याद रखना है तो वो पहले नंबर के ऊपर रहा ओवरऑल के अंदर, मुश्किल 7वें नंबर के ऊपर रहा हरियाणा, 5वें नंबर के ऊपर नहीं है, ठीक है। ओवरऑल के अंदर जो है 7वें नंबर के ऊपर ओवरऑल रैंक पूछे जी है, ठीक है। ओवरऑल तो ओवरऑल रैंक के अंदर जो है वो 7वें नंबर के ऊपर रहा है हरियाणा प्रदेश। तो फूड इंडेक्स के अंदर हरियाणा प्रदेश का नाम कौन सा है? 12वां है। और नागरिक केंद्रित सुशासन सूचकांक के अंदर हरियाणा प्रदेश का रैंक कोई आपसे पूछा तो याद रखना है वो पहला रैंक है, ठीक है। नागरिक केंद्रित सूचकांक के अंदर कितना है हरियाणा प्रदेश का रैंक कौन सा है तो पहला रैंक है। लैंड लॉक्ड श्रेणी के अंदर पहला रैंक है। निर्यात सूचकांक के अंदर ओवरऑल अगर आपका कोई पूछे तो ओवरऑल रैंक पूछे तो 7वां रैंक जो हरियाणा प्रदेश का निर्यात सूचकांक के अंदर कौन सा है तो 7वां रैंक है ओवरऑल, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए भाई, 7वां है 5वां नहीं है। उर्दू भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 किस बंदे को दिया गया है? उर्दू भाषा के लिए यानी जो भारत की जो साहित्य अकादमी जो साहित्य अकादमी पुरस्कार दिए जाते हैं, और इन्हीं साहित्य अकादमी पुरस्कार जो है साहित्य अकादमी पुरस्कारों के तहत जो है संकल्प गुप्ता, चंद्रभान ख्याल, हर्षद मेहता या फिर इनमें से कोई नहीं। तो फटाफट बताइएगा कि किसको दिया गया है? संकल्प गुप्ता, चंद्रभान ख्याल। अच्छा, एक तो हिंदी के लिए किसको मिला है? हिंदी का आप जिक्र कर चुके हैं, इंग्लिश का आप जिक्र कर चुके हैं। इंग्लिश के लिए किसको दिया गया था तो याद रखना है नमिता गोखले को, ठीक है। नमिता गोखले को अंग्रेजी के लिए दिया गया था। इसके अलावा सम्राट अशोक के लिए किसको दिया गया था? दया प्रकाश सिन्हा। दया प्रकाश सिन्हा जो है, दया प्रकाश सिन्हा को किसके लिए दिया गया है तो याद रखना है दया प्रकाश सिन्हा को, दया प्रकाश सिन्हा जो है इसको जो है हिंदी भाषा के लिए दिया गया। तो उर्दू भाषा के लिए बताना है, बी कह रहे हैं तो ठीक है कह रहे होंगे। उर्दू के लिए जो किसको दिया गया तो उर्दू के लिए पुरस्कार दिया गया चंद्रभान ख्याल जो है ताजा हवा की ताबीज जो है, ठीक है। ताजा हवा की ताबीज जो है, ताजा हवा की ताबीज के लिए जो है ये पुरस्कार किसको दिया गया है तो याद रखना अपना चंद्रभान ख्याल जो है, चंद्रभान ख्याल जो है उनको ये पुरस्कार दिया गया। ये चीज आपने ध्यान रखनी, ठीक है। चंद्रभान ख्याल उनको ये पुरस्कार दिया गया, ठीक है। हाँ बिल्कुल सही है। प्रिया लाठर क्या हो गया छोरी, याद हो जाओगा इतना। चंद्रभान ख्याल उर्दू के लिए इनको दिया गया, अंग्रेजी के लिए नमिता गोखले को, हिंदी के लिए दया प्रकाश सिन्हा को यह पुरस्कार देने का काम किया गया, ठीक है। अच्छा, एक और पुरस्कार है अगर कोई बताना चाहो,
हाली पुरस्कार वो हरियाणा उर्दू अकादमी के द्वारा दिया जाओ। भाई ये उरज जिक्र किसका हो रहा है? यो भारत की जो साहित्य अकादमी जिसकी स्थापना 1954 के अंदर हुई थी, जिन्होंने पहला साहित्य अकादमी पुरस्कार माखनलाल चतुर्वेदी को दिया था, मैं उनकी बात कर रहा हूं, ठीक है, उस साहित्य अकादमी की बात करूं मैं। अगला प्रश्न देखिए आप फटाफट। उसके बाद देखो 2-3 पुरस्कार और हैं हरियाणा प्रदेश के। एक तो दर्शन लाल जैन पुरस्कार, इस पुरस्कार के बारे में थोड़ा सा बताओ। दर्शन लाल जैन पुरस्कार, दर्शन लाल जैन पुरस्कार के बारे में बताओ फटाफट, ठीक है। अच्छा, एक पुरस्कार है सुषमा स्वराज पुरस्कार, सुषमा स्वराज पुरस्कार, ठीक है, सुषमा स्वराज पुरस्कार, दर्शन लाल जैन पुरस्कार। इन पुरस्कारों के बारे में फटाफट कमेंट करके बताइए कि ये दोनों पुरस्कार, इन पुरस्कारों में कितने रुपए मिलते हैं? सुषमा आड़ में, और दूसरा कौन सा जो है, दूसरा बंदा कौन सा है? सुषमा स्वराज पुरस्कार, और दूसरा कौन सा है? दर्शन लाल जैन पुरस्कार, ठीक है, बताइए शाबाश। दोनों के अंदर जो है भाई ऐसी कड़तल हुआ हूं यार। दर्शन लाल जैन बंदा कौन था? दर्शन लाल जैन फटाफट बताइए। दर्शन लाल जैन कौन बंदा था? ये प्राणी क्या काम करता था दर्शन लाल जैन? ये जो पुरस्कार जो है याद रखना 2 लोगों को मिलेगा, ठीक है, 2 लोगों को, 2 लोग जो है, 2 लोगों को ये पुरस्कार मिलेगा। कितने लोगों को? 2 लोगों को ये पुरस्कार मिलेगा। पहले बंदे को 3 लाख रुपए, और दूसरा जो बंदा होगा उसको कितने मिलेंगे? दूसरे को 2 लाख रुपए मिलेंगे, ठीक है। किस क्षेत्र के लिए दिया जाएगा? तो याद रखना है पर्यावरण के क्षेत्र में जो काम करते हैं, पर्यावरण के क्षेत्र के लिए पुरस्कार दिया जाएगा, क्योंकि दर्शन लाल जैन वही शख्स है जिसने क्या किया था? साल 1999 के अंदर जो है सरस्वती शोध संस्थान की शुरुआत जो है इन्हीं के प्रयासों से हुई थी। तो सरस्वती शोध संस्थान जो है, इसकी जो शोध संस्थान की स्थापना जो है किसके प्रयासों से हुई थी? तो दर्शन लाल जैन सरस्वती नदी का पुनरुद्धार करने के लिए जाने जाते हैं, इसलिए इनको पद्मश्री पुरस्कार जो है, पद्मश्री पुरस्कार से भी दर्शन लाल जैन को पिछले दिनों सम्मानित करने का काम किया था। मात्र 15 साल की उम्र में यमुनानगर जो है, यमुनानगर की जगाधरी जो है, यमुनानगर के जगाधरी के अंदर जो था क्या हुआ था? याद रखना, इनका जन्म हुआ था यमुनानगर के जगाधरी के अंदर। मात्र 15 साल की उम्र में किस आंदोलन से जुड़े थे? तो भारत छोड़ो आंदोलन जो है, भारत छोड़ो आंदोलन है, इस भारत छोड़ो आंदोलन से मात्र 15 साल की उम्र में जुड़ गए थे। और जन्म कड़ा हुआ था तो याद रखना है यमुनानगर का जगाधरी जो है, यमुनानगर के जगाधरी के अंदर जो था इस महान शख्स का जन्म हुआ था। पर्यावरण की सुरक्षा करने वालों को दिया जाओ, याद रखना है 2 लोगों को पुरस्कार दिया जाएगा। पहले को 3 लाख, दूसरे को एएलएम की ज्वाइनिंग, भाई 7-8 दिन में रिजल्ट रिवाइज होगा, उसके बाद एएलएम की ज्वाइनिंग होगी, ठीक है। बिल्कुल भारत छोड़ो आंदोलन लिलित गो का टेम्पो हुआ था, याद रखना। महात्मा गांधी ने इस आंदोलन में करो या मरो की उपाधि से नवाजने का काम किया था। हरियाणा प्रदेश की एक महिला जिसका नाम है अरुणा आसफ गांगुली, जिसको 1942 की आयरन लेडी कहा जाता है, 1942 की नायिका कहा जाता है, उसने बड़ा अहम योगदान दिया था। महात्मा गांधी को पुणे के आगा का महल के अंदर कैद कर लिया गया था। ये सारी तमाम बातें आपने याद रखनी। गांधी ने करो या मरो जो है, करो या मरो का नारा इसी आंदोलन के दौरान दिया था, ठीक है। तो दर्शन लाल जैन पुरस्कार हो गया। उसके बाद में जो है सुषमा स्वराज पुरस्कार आपने याद रखना। सुषमा स्वराज जो है, सुषमा स्वराज पुरस्कार के तहत कितने रुपए? एक तो याद रखना किसको मिलेगा? तो ये पुरस्कार महिलाओं को मिलेगा। महिलाओं ने क्या करना पड़ेगा? तो याद रखना राष्ट्रीय व अंतरराष्ट्रीय स्तर के ऊपर जो ख्याति प्राप्त महिलाएं होगी उनको यह पुरस्कार मिलेगा। और इस पुरस्कार के तहत इनामी राशि आपने याद रखना सुषमा स्वराज की कितनी है? 5 लाख रुपए इनामी राशि मिलेगी, ठीक है। सुषमा स्वराज के बारे में 2-3 बातें और जान लीजिएगा, ठीक है। एक तो अंबाला बस स्टैंड का नाम किसके नाम पर कर दिया गया? सुषमा स्वराज के नाम के ऊपर। 25 साल की उम्र में हरियाणा प्रदेश की सबसे युवा कैबिनेट मंत्री बनी थी और आज तक इस रिकॉर्ड को कोई नहीं तोड़ पाया, ठीक है। चौधरी देवीलाल की, अमित राम भाई, चौधरी देवीलाल की सरकार थी और सरकार के अंदर जो थी मंत्री बनी थी, आपने याद रखना है 25 साल की उम्र में कैबिनेट मंत्री बनने वाली हरियाणा प्रदेश की सबसे कम उम्र के अंदर बनी थी। दूसरा 1998 के अंदर ये क्या बनी थी? तो 1998 के अंदर जो है ये दिल्ली की पहली महिला मुख्यमंत्री, ठीक है, दिल्ली की पहली महिला सीएम, ठीक है। पहली महिला सीएम कौन बनी थी? तो 1998 के अंदर दिल्ली की पहली महिला मुख्यमंत्री जो थी कौन बनी थी? तो ये पहली मुख्यमंत्री थी, ठीक है। इसके बाद 2009 के अंदर जब मनमोहन सिंह भारत के प्रधानमंत्री थे और विपक्ष के नेता के तौर पर इनको चुना गया था, इसलिए विपक्ष के नेता यानी विपक्ष के नेता के रूप में प्रथम महिला, ठीक है, प्रथम महिला जो विपक्ष की नेत्री चुनी गई थी, ठीक है। प्रथम महिला जो विपक्ष की नेत्री के रूप में पहली महिला कौन चुनी गई थी? तो याद रखना सुषमा स्वराज जो है वो पहली विपक्ष की नेता है जो महिला के तौर पर चुनी गई थी। इतनी चीज आपने ध्यान रखना। दिल्ली की पहली मुख्यमंत्री थी। इसके बाद स्वतंत्र रूप से भारत की पहली महिला विदेश मंत्री भी कौन थी? तो सुषमा स्वराज स्वतंत्र रूप से भारत की पहली
महिला विदेश मंत्री थी। इतनी बात आपने याद रखना। इस पुरस्कार के तहत इनामी राशि कितने रुपए है? 5 लाख रुपए दिया जाएगा। राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ख्याति प्राप्त लोगों को मिला जाएगा। तो सुषमा स्वराज की 4 बात याद रखनी है। अंबाला बस स्टैंड जो है, अंबाला बस स्टैंड का नाम इसके ऊपर रख दिया गया। 25 साल की उम्र में सबसे युवा कैबिनेट मंत्री बनने का रिकॉर्ड है। 1998 में दिल्ली प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री बनी थी। भारत की पहली महिला विपक्ष की नेत्री कौन है? तो सुषमा स्वराज है। स्वतंत्र रूप से भारत की पहली महिला विदेश मंत्री कौन है? तो सुषमा स्वराज स्वतंत्र रूप से। वैसे पूछे तो इंदिरा गांधी भारत की पहली महिला विदेश मंत्री, महिला वित्त मंत्री भी इंदिरा गांधी थी। स्वतंत्र पूछे तो पहली महिला वित्त मंत्री, फिर उत्तर क्या हो जाएगा? फिर उत्तर हो जाएगा निर्मला सीतारमण, उत्तर हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, एक योजना है कैंडी विकास योजना, फटाफट बताइएगा ये कब शुरू हुई थी? कैंडी विकास योजना, कैंडी विकास योजना, कैंडी विकास योजना जो है ये कब शुरू हुई थी? कैंडी विकास योजना फटाफट कमेंट करके बताइएगा। कैंडी विकास योजना तो याद रखना, कैंडी विकास योजना 2003 के अंदर जो है कैंडी विकास योजना कब शुरू हुई थी? साल 2003 के अंदर जो है कैंडी विकास योजना शुरू हुई थी। ठीक है। अच्छा, पहला सौर ऊर्जा संयंत्र हरियाणा का कड़ा लगा था, बताइए शाबाश। सर थोड़ा धीरे बोलो भाई, धीरे कौन आदत रही। हरियाणा का पहला सौर ऊर्जा, हरियाणा का पहला सौर ऊर्जा संयंत्र कड़ा लगा था? कौन से गांव के अंदर लगा था? हरियाणा का पहला सौर ऊर्जा संयंत्र। ठीक है, हरियाणा का पहला सौर ऊर्जा संयंत्र। ठीक है, तो याद रखना हरियाणा का पहला सौर ऊर्जा संयंत्र जो था वो कड़ा लगा था, एक गांव है नंदा गांव है। ठीक है, ये एचएसएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। सी से चरखी, डी से दादरी, चरखी दादरी का गांव है नंदा, तो चरखी दादरी के नंदा गांव को एचएसएससी ने ठीक माना है। चरखी दादरी का जो नंदा गांव है उसको एचएसएससी ने सही माना। ठीक है, तो हरियाणा का पहला सौर ऊर्जा संयंत्र जो है चरखी दादरी का, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, तो नंदा गांव के अंदर था। ठीक है, तो इतनी चीज आपने याद रखनी है। सारे के सारे जो है स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सको हो। ठीक है, तो ये सारे के सारे आपने याद रखने हैं रिकॉर्ड। फटाफट रिपीट करूं भाई, तो उर्दू भाषा के लिए साहित्य किसको मिला है? चंद्रभान ख्याल को मिला। हिंदी के लिए दया प्रकाश सिन्हा को मिला। इंग्लिश के लिए नमिता गोखले को मिला। ठीक है, इतनी बात आपने याद रखनी। उसके बाद कैंडी विकास योजना 2003 के अंदर हुई थी। दर्शनलाल जैन पुरस्कार 2 आदमियों ने मिलेगा। पहला 3 लाख रुपए, दूसरा को 2 लाख रुपए मिलेगा। पर्यावरण के क्षेत्र में पुरस्कार दिया जा रहा है। 1999 में सरस्वती शोध संस्थान की स्थापना दर्शनलाल जैन के प्रयासों से हुई थी। पर्यावरण के क्षेत्र में पुरस्कार दिया जाएगा। सुषमा स्वराज पुरस्कार राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर के ऊपर जो महिलाएं ख्याति प्राप्त है उनको पुरस्कार दिया जाएगा। 5 लाख रुपए इनाम राशि इसके तहत मिला जाएगा। सुषमा स्वराज की 4 बात याद रखनी। अंबाला बस स्टैंड, 25 साल की उम्र में सबसे युवा कैबिनेट मंत्री बनी थी। इसके अलावा जो है 2009 के अंदर विपक्ष की पहली महिला नेत्री बनी थी। भारत की पहली स्वतंत्र विदेश मंत्री कौन थी? सुषमा स्वराज थी। बस इतनी बात। हरियाणा का पहला सौर ऊर्जा संयंत्र जो है नंदा गांव को एचएससी ने सही माना है। नंदा गांव चरखी दादरी का गांव है। अगला प्रश्न देखिए, हरियाणा सरकार के द्वारा सितंबर 2021 में किस फसल को भावांतर भरपाई योजना के अंदर शामिल करने का काम कर लिया था? बताइए शाबाश। सितंबर 2021 के अंदर भावांतर भरपाई योजना जो है, सर आपको गर्मी नहीं लग रही भाई? परमात्मा की कृपा से यहां मेरे ऊपर वातानुकूलित कक्ष है, ये ऐसी चल रही है। तो बताइए शाबाश, किसको किया गया था? 600 रुपए जो था वो देने का काम किया गया था भावांतर भरपाई योजना के तहत। जो है वो कौन सी फसल है? तो बाजरा। और बाजरा जो है इसको भावांतर भरपाई योजना के अंदर शामिल करने वाला हरियाणा जो है भारत का पहला राज्य बना था। ठीक है, हरियाणा भारत का पहला राज्य भावांतर भरपाई योजना में बाजरा को शामिल करने वाला पहला राज्य बना था। ये योजना कब लागू हुई थी? फटाफट कमेंट करके बताइएगा। जीके परवीन उड़ान टेलीग्राम चैनल के अंदर पूरी की पूरी पीडीएफ आपने दे दूंगा। ठीक है, फेसबुक के ऊपर यदि आप मेरे को ढूंढना चाहें तो जीके परवीन उड़ान लिखोगे तो फेसबुक के ऊपर मिल जाऊंगा। उड़ के है जैसे एएलएम की ज्वाइनिंग की बात थी वो बता रखी। उड़ जो भी सारी की सारी चीजें जो नई भर्ती निकला है, कोई नया अपडेट एसएससी दे तो उसकी वीडियो तो मैं बना करता भाई। खदरी मूतन भी गया तो उसकी वीडियो बना देखा दे। ये देखिए चेयरमैन साहब पेशाब करते हुए, ओड़ा भी जाके नू देखा हुआ पेशाब करते हैं। नक्शा कौन सा देश का बना रखा है? इसे से मलंग हो रहा है यूट्यूब कि मैं काम को नहीं। हाँ, पोस्ट हो जो काम की मैं फेसबुक पेज के ऊपर अपडेट कर दिया करूं तो जीके परवीन उड़ान के ऊपर आपने मिल जाओगे सारे सारे। ठीक है, तो भावांतर भरपाई योजना में बाजरा जो है उसको शामिल करने वाला हरियाणा भारत का पहला राज्य बना था। हरियाणा के किस जिले के गांव कवाली के अंदर 100 साल पुराने तीर मिले हैं? भाई 100 साल पुरानी हवेली थी, इसके अंदर जो थे काफी प्राचीन समय के जो थे वो तीर मिले हैं। वो गांव कौन सा है? कवाली गांव है। कल पूछूं था, कवाली गांव जो है पहले महेंद्रगढ़ का हिस्सा था, अब शायद रेवाड़ी गांव के अंदर आ गया था। कल एक पूछू था नहीं, कवाली गांव के अंदर किसका जन्म हुआ था? एक लोक कवि थे, नाम ध्यान में निकल गया, तो उसका जन्म कवाली गांव के अंदर हुआ था। रेवाड़ी जिले के कवाली गांव के अंदर एक हवेली है, उसके अंदर जो है 100 साल पुराने तीर मिले हैं।
हरियाणा के लोकायुक्त पूछ रखे, हरियाणा प्रदेश के लोकायुक्त कौन बने हैं? जस्टिस हरिपाल वर्मा, जस्टिस मदन मोहन, जस्टिस गुरनाम सिंह या फिर जस्टिस सूर्यकांत? तो फटाफट बताने का काम करिए, हरियाणा के लोकायुक्त जो है किस शख्स को हरियाणा प्रदेश का लोकायुक्त बनाया गया है? बताओ शाबाश, पहला लोकायुक्त किसको बनाया गया है? अच्छा, पहला लोकायुक्त कौन था हरियाणा प्रदेश का? हरियाणा लोकायुक्त, हरियाणा लोकायुक्त पोर्टल जो है, हरियाणा लोकायुक्त पोर्टल को कब लॉन्च किया गया था? एचएसएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ठीक है। हरियाणा लोकायुक्त पोर्टल जो है इसको कब लॉन्च करने का काम किया गया था? तो जस्टिस हरिपाल वर्मा जो है वर्तमान समय में हरियाणा प्रदेश के क्या है? हरियाणा प्रदेश के लोकायुक्त कौन है? जस्टिस हरिपाल वर्मा जो है वो हरियाणा प्रदेश के वर्तमान समय में क्या है? लोकायुक्त है। और इनका जन्म कोई आपसे पूछता तो याद रखना, हरियाणा के रेवाड़ी जिला जो है, रेवाड़ी जिले के अंदर इनका जन्म हुआ था। भाई पोर्टल की बात है, बिल्कुल सही है। हर्ष कुमार ने सबसे पहले उत्तर दिया है, भीमराव का सैनिक सबसे पहले उत्तर दिया, ठीक है। तो 2019 जो है, 2019 के अंदर जो है हरियाणा लोकायुक्त पोर्टल कब लॉन्च किया गया था? तो याद रखना 2019 के अंदर जो है हरियाणा लोकायुक्त पोर्टल को क्या किया था? लॉन्च करने का काम किया था, ठीक है। अच्छा, भारतीय शिल्प मेला जो था बटाई शाबाश कड़ा आयोजित करने का काम किया गया है। भारतीय शिल्प मेला, भारतीय शिल्प मेला जो है इस मेले का उद्घाटन केंद्रीय वित्त मंत्री के द्वारा किया गया है। भारतीय शिल्प मेला 2022 मार्च के महीने के अंदर इस मेले को आयोजित करने का काम किया गया है। तो ये मेला जो है कड़ा लगा गया, तो याद रखना बीकानेर हाउस, ठीक है। बीकानेर हाउस जो है दिल्ली के अंदर है और इसी दिल्ली के बीकानेर हाउस के अंदर जो है भारतीय शिल्प मेला 2022 का आयोजन करने का काम किया गया, ठीक है। तो रेवाड़ी जिले के हैं जिनका नाम क्या है? जस्टिस हरिपाल वर्मा रेवाड़ी जिले के रहने वाले हैं। इनको जो है हरियाणा प्रदेश के लोकायुक्त है, हरियाणा के राज्यपाल जो है इनको शपथ दिलाने का काम करते हैं। लोकायुक्त पोर्टल कब लॉन्च करने का काम किया? तो 2019 के अंदर जो है लोकायुक्त पोर्टल जो है इसको लॉन्च करने का काम किया है। बैंक ऑफ महाराष्ट्र में प्रोजेक्ट बैंक सखी किस राज्य में लॉन्च करने का काम किया है? बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने होगा, ठीक है। तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र जो है इसने प्रोजेक्ट बैंक सखी किस राज्य के अंदर लॉन्च करने का काम किया है? प्रोजेक्ट बैंक सखी बताइए शाबाश। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उड़ीसा या फिर हरियाणा के अंदर किस राज्य के अंदर लॉन्च किया है? प्रिया लाठर, उत्तर गलत है आपका। ए जे नाम से एक आईडी है, ए जे, इस बंदे ने सबसे पहले सही उत्तर दिया है ए जे। तो याद रखना, तो बैंक ऑफ, भाई जो पहले बताऊंगा उसका नाम जरूर बोलूंगा, जो पहले फटाफट बताऊंगा, ठीक है। तो उड़ीसा वो राज्य, ठीक है। कौन सा है? उड़ीसा राज्य के अंदर बैंक ऑफ महाराष्ट्र के द्वारा प्रोजेक्ट बैंक सखी जो है इस योजना को क्या किया गया है? लागू करने का काम किया गया है। जस्टिस सूर्यकांत आपने याद रखना है, वर्तमान समय में ये जस्टिस सूर्यकांत सुप्रीम कोर्ट के जज हैं और हिसार जिले का एक गांव है, हिसार जिले का गांव पेटवाड़ है और हिसार जिले के पेटवाड़ गांव से संबंध रखते हैं जस्टिस सूर्यकांत। वर्तमान समय में सुप्रीम कोर्ट के अंदर क्या है? जज है। अगला प्रश्न देखिए, NIRF रैंकिंग में MDU को कौन सा स्थान मिला था? NIRF रैंकिंग जो है, इस रैंकिंग के अंदर जो है आपने याद रखना, तो कौन सा स्थान जो है वो MDU महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी जो है कौन सा स्थान मिला है? तो फटाफट बताने का काम करिएगा। 50वां, 72वां, 78वां या फिर 80वां, कौन सा रैंक मिला है? फटाफट बताइएगा। अब तक लगभग के उत्तर गलत चल रहे हैं, अभी भी उत्तर गलत हैं। सबसे पहले सही उत्तर भाई मैंने स्क्रीन के ऊपर देखा, वो काजल नाम की लड़की है, एक लड़का है, इसने सबसे पहले सही उत्तर दिया। देखो यो है के मामला, इसके बारे में फटाफट बता देता हूं भाई। अब हाँ करे जाओ शाबाश। मोहित रोहिला अब तो ठीक बता दिया। राष्ट्रीय संस्थागत फ्रेमवर्क, ठीक है। राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क पूरा नाम इसका, राष्ट्रीय संस्थागत, ठीक है। राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क, ठीक है। रैंकिंग फ्रेमवर्क, बड़े शर्म की बात है हरियाणा प्रदेश के लिए टॉप 100 के अंदर जो है सबसे पहला स्थान महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी को 78वां स्थान मिला, ठीक है। महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी जो इसको कौन सा 78 78वें स्थान के ऊपर महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी आई है, ठीक है। कौन से स्थान के ऊपर आई है? 78वां स्थान के ऊपर महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी आई है, ठीक है। जीजेयू का आपने याद रखना, तो जीजेयू का स्थान जो है जीजेयू, तो जीजेयू का स्थान कौन सा? 88वें नंबर के ऊपर जीजेयू आई है। एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी है भाई, उसका नाम ध्यान में को नहीं, वह भी चौथा रैंक है, उसका भी थोड़ा सा ऊपर आया रैंक, उसका ध्यान में को नहीं। कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी, कुरुक्षेत्र का रैंक था भाई 99, ठीक है। 99 कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी का 99 था रैंक, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए भाई, 46वां सिविल लेखा दिवस जो है वो कब मनाया गया?
40वां सिविल लेखा दिवस 28 फरवरी 2021 को, 1 मार्च 2021 को, 2 मार्च को, 5 मार्च को। फटाफट बताइएगा 40वां सिविल लेखा दिवस जो है वो कब मनाने का काम किया गया था। 40वां सिविल लेखा दिवस बताइए शहबाज, कब मनाया गया था 40वां सिविल लेखा दिवस। अब तक लगभग बच्चे जो हैं गलत उत्तर परोस रहे हैं, गलती नहीं करिएगा, फटाफट बताइएगा 40वां, बताइए शहबाज। 28 फरवरी 2021, 1, 2, 3 मार्च। अब तक उत्तर, चलो इसके बारे में थोड़ी सी बातें अगर आपको बताऊं। डी 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 डी, भाई नाम बहुत तेजी से कमेंट चलने लग रहे हैं। टमाटर नुका गलत है। अजीत कुमार जो है सबसे पहले उत्तर देने का काम किया 2 मार्च को, ठीक है। अजीत कुमार ने सबसे पहले उत्तर दिया है। सिविल लेखा मतलब अकाउंटिंग डे, तो सिविल अकाउंटिंग डे है वो कब मनाया गया, तो याद रखना है 2 मार्च 2021 जो है, 2 मार्च 2021 को सिविल अकाउंटिंग डे जो है मनाने का काम किया है। अच्छा, एक ऑपरेशन का नाम बताइएगा फटाफट, जो पहले बताएगा ऑपरेशन गंगा। ऑपरेशन गंगा जो है वो किस लिए चलाया गया था, ऑपरेशन गंगा, ठीक है, फटाफट बताइएगा ऑपरेशन गंगा। जो कर मैं पढ़ाऊं नुए हरियाणा प्रदेश के जो है 14 टॉप के टीचर आपने लाइव पढ़ाओगे, और वो जो लाइव टीचर का पढ़ाओगे तो एक बैच मिलेगा अपने लिए ऐप के ऊपर, सीईटी प्रैक्टिस बैच, ठीक है। सीईटी प्रैक्टिस बैच सिर्फ 199 रुपया के अंदर 14 टीचर है, डेली 5 से 6 घंटे आपको पढ़ाने का काम करते हैं, ठीक है। मीना देवी सबसे पहले उत्तर दिया है यूक्रेन, ठीक है, याद रखना है। तो यूक्रेन के साथ में अपने जो यूक्रेन में क्या हुआ था, जो बालक फंस रहे थे अपने, उनको वापस लाने का काम जो है कौन से मिशन के तहत किया गया है, तो यूक्रेन के अंदर जो फंसे हुए थे उनको जो है ऑपरेशन गंगा के तहत जो है लाने का काम किया गया है। बस इतनी बात आपने याद रखनी है। सिविल लेखा डे जो है कब मनाया गया, 2 मार्च 2021 को जो है सिविल लेखा डे मनाने का काम किया गया, ठीक है। हरियाणा सीईटी 02 बैच सिर्फ 249 रुपए में पोस्टर देख लियो। 14 टीचर जो है ये सारे के सारे अपने लाइव पढ़ाने का काम करेंगे। प्ले स्टोर से लिसो ऐप डाउनलोड करना, किसी ने कोई दिक्कत हो तो 96 70,000 के ऊपर कॉल कर लियो। हरियाणा में प्रथम राज्य वित्त आयोग की स्थापना कब करी गई थी, राज्य वित्त आयोग की स्थापना कब करी गई थी, 31 मई 1990 को, 31 मई 1994, 31 मई 1995, 31 मई 1997 को। बताइए साहब भाई। हाँ, विजय शर्मा क्लास शुरू हो चुकी है लीसो के ऊपर सीईटी 2 बैच के अंदर। बताइए शहबाज। तो फटाफट जो है मैं 2-4 बातें वित्त आयोग के बारे में बताने का काम आपको कर देता हूं। भारत के अंदर जो है, ठीक है, भारत के अंदर जो है वित्त आयोग, भारत में वित्त आयोग का गठन कौन करता है, संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत कौन करता है, तो संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत वित्त आयोग का गठन भारत का राष्ट्रपति करने का काम करता है। नु पूछ ले केंद्रीय वित्त आयोग अपनी रिपोर्ट किसको देगा, भाई जो गठन करेगा उसे नहीं देगा, तो भारत के राष्ट्रपति को जो है वित्त आयोग अपनी रिपोर्ट देने का काम करता है। वर्तमान समय में भारत के अंदर जो है 16वां वित्त आयोग कार्यरत है। अच्छा, पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष का नाम बताओ फटाफट। 16वां वित्त आयोग जो है वर्तमान समय में कार्यरत है, और 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो एन.के. सिंह जो है वर्तमान समय में 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है, एन.के. सिंह है 16वें वित्त आयोग के, ठीक है भाई। हाँ बताइए साहब, बस पहला वित्त आयोग जब बना था, भारत की बात मैं कर रहा हूं, भारत का पहला वित्त आयोग जो था उसके अध्यक्ष कौन थे। अच्छा, अब आ जाओ हरियाणा के ऊपर। तो हरियाणा जो है राज्य वित्त आयोग के अंदर आओ, तो राज्य वित्त आयोग, ठीक है, तो राज्य वित्त आयोग जो है, राज्य वित्त आयोग का गठन करने का काम कौन करता है, तो राज्य वित्त आयोग का गठन का काम कौन करा है, हरियाणा का राज्यपाल करेगा, जो भी जिस भी राज्य का राज्यपाल होगा, अनुच्छेद 243 के तहत, ठीक है, आर्टिकल 243, इसका राष्ट्रपति वाला का आर्टिकल 280, ठीक है। तो याद रखना, पहला जो प्रथम वित्त आयोग जो था हरियाणा प्रदेश के अंदर, उसका गठन 31 मई 1994 को हुआ था, ठीक है, 31 मई 1994 को हुआ था। वर्तमान समय में हरियाणा प्रदेश के अंदर 6वां वित्त आयोग है, और 6वें वित्त आयोग के अंदर जो है फटाफट अध्यक्ष बताइएगा। और पहला नाम जो था जिसने सबसे पहले उत्तर दिया, एक लड़की है जिसका नाम है मुस्की, मुस्की ने सबसे पहले इस प्रश्न का उत्तर दिया, ठीक है। तो फटाफट बताइए, वर्तमान समय में छठा है, तो छठे के कौन है, पी राघवेंद्र राव, ठीक है, कौन है छठा वित्त आयोग, और पी राघवेंद्र राव जो है, पी राघवेंद्र राव, तो वर्तमान समय में पी राघवेंद्र राव जो है वो छठे वित्त आयोग के हरियाणा के अंदर अध्यक्ष है, ठीक है।
तो सारे के सारे सीएम गलत है भाई, नीरज राज्यपाल का काम है, रिपोर्ट राज्यपाल को सौंपने का काम करता है। ठीक है, बात समझ में आएगी। तो यानी केंद्रीय वित्त आयोग की स्थापना राष्ट्रपति करा, अनुच्छेद 280 के तहत रिपोर्ट किसको देगा, राष्ट्रपति को देगा। वर्तमान में 16वां वित्त आयोग है, अपने याद रखना है। 16वें वित्त आयोग का अध्यक्ष कौन है, एनके सिंह है। हरियाणा वित्त आयोग का गठन अनुच्छेद 243 के तहत राज्य का राज्यपाल करता है। ठीक है, वर्तमान में हरियाणा में 6वां वित्त आयोग चल रहा है। पी राघवेंद्र राव जो है वर्तमान समय में 6वें वित्त आयोग के क्या है, अध्यक्ष है। और इसका गठन कितने सालों के लिए था, तो याद रखना 5 वर्षों के लिए जो है, 5 साल तक जो है, प्रत्येक 5 साल के बाद में चेंज कर दिए जाते हैं। अगला प्रश्न देखिए, नगर पालिका परिषद ऐसे नगरीय क्षेत्र को कहा जाता है जहां की आबादी कितनी होनी चाहिए, 3 लाख से ज्यादा, 10 लाख से कम, 5 लाख तक कम, 3 लाख से 5 लाख तक, या फिर 10 लाख से ज्यादा। फटाफट बताएगा, जो बताओगा जल्दी जल्दी बताएगा उसका नाम सबसे पहले लेने का काम किया जाएगा। जो बताओगे यानी 3 लाख से ज्यादा, 10 लाख से कम, 5 लाख तक थोड़ी, या फिर 3 से 5 लाख, या फिर 10 लाख से ज्यादा। बताइए शहबाज फटाफट। परिषद पूछ रहे, क्या परिषद, नगर पालिका परिषद। नगर पालिका कितना में हुआ, 20,000 की जनसंख्या तो ऊपर होंगे, हरियाणा में नगर पालिका बना दे वहां पे, तो बिल्कुल सही है। तो याद रखना है 3 लाख से ज्यादा, 10 लाख से कम जो है ऐसे नगरीय क्षेत्र को नगर परिषद का दर्जा देने का काम किया जाता है। सबसे पहले जिस महान शख्स ने उत्तर दिया उसका नाम है पवन कुमार ने सबसे पहले उत्तर देने का काम किया। ठीक है, तो 3 लाख से ज्यादा, 10 लाख से कम वाले क्षेत्र जो है उनको ये पुरस्कार, ये जो है ये बनाने का काम किया जाता है। ठीक है, पीएनबी हाउसिंग ने किस राज्य में वाटर साइड विकास परियोजना को शुरू करने का काम किया गया है। पीएनबी हाउसिंग जो है लोन देने का काम करती है। ठीक है, और पीएनबी हाउसिंग जो है इसने किस राज्य में सबसे पहले जो है, पीएनबी हाउसिंग के द्वारा जो है किस राज्य में वाटर साइड विकास परियोजना जो है इसको शुरू करने का काम किया गया है। हरियाणा, राजस्थान, कर्नाटका या फिर मध्य प्रदेश। फटाफट बताइएगा कौन से राज्य के अंदर जो है ये काम किया गया है। तो वो किया गया है राजस्थान राज्य के अंदर। जब मेरी नजर स्क्रीन के ऊपर पड़ी तो विकास लांबा ने सबसे पहले उत्तर देने का काम किया। ठीक है, तो याद रखना विकास लांबा, आप जीत गए पूरे 7 करोड़। करांगे एक दिन ये काम भी। अगला प्रश्न देखिए, हरियाणा में अब तक कितनी बार राष्ट्रपति शासन लगा है। हरियाणा प्रदेश में अब तक कितनी बार जो है राष्ट्रपति शासन कितनी बार लगा, बहुत इजी सा प्रश्न है। तो याद रखना है तो कितनी बार लगा, तो हरियाणा प्रदेश के अंदर राष्ट्रपति शासन पहली बार जब राष्ट्रपति शासन लगा था तो 1967 के अंदर लगा था। और इसमें 1967 में हरियाणा प्रदेश के अंदर जो है कौन सी विधानसभा कार्यरत थी, तो याद रखना है दूसरी विधानसभा जो थी वो कार्यरत थी हरियाणा प्रदेश के अंदर, 1967 के अंदर लगा था। ठीक है, तो याद रखना उस समय हरियाणा प्रदेश के राज्यपाल कौन थे, तो वीएन चक्रवर्ती जो थे, वीरेंद्र नारायण चक्रवर्ती जो थे राज्यपाल कौन थे, वीरेंद्र नारायण चक्रवर्ती। ठीक है, वीरेंद्र नारायण चक्रवर्ती जो थे वो यहाँ क्या हुआ करते थे, राज्यपाल हुआ करते थे। राष्ट्रपति कौन थे, तो याद रखना राष्ट्रपति थे जाकिर हुसैन। जाकिर हुसैन जो थे वो इस समय भारत के राष्ट्रपति थे। और 1967 के अंदर आपने बेरा है प्रधानमंत्री कौन है 1967 के अंदर, फटाफट बताइएगा 1967 जो है 1967 के अंदर भारत के प्रधानमंत्री कौन थे, जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइएगा। तो 1967 के अंदर प्रधानमंत्री कौन थे, इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी। अच्छा भाई, आपसे एक रिक्वेस्ट है, काम करना अभी आपने मेरा जो चैनल है जीके परवीन उड़ान उसको एक बार आप अनसब्सक्राइब कर दो, सारे के सारे अनसब्सक्राइब करके दोबारा से सब्सक्राइब करो, उससे बहुत फर्क पड़ता है चैनल के ऊपर। तो रिक्वेस्ट है, भूल ना जियो सब्सक्राइब करना, कदे भूल जाओ। एक बार अनसब्सक्राइब कर दो, दोबारा से फिर सब्सक्राइब करना, करियो एक बार फटाफट। एक बार अनसब्सक्राइब दोबारा से फिर कर लियो, भूल ना जियो कदे फिर काम का भूल जाए 5 से 4 से और घट जाए टोटा हो जाए काम का अपना। तो वीरेंद्र नारायण चक्रवर्ती 1900 करियो एक बार शाबाश। वीएन चक्रवर्ती जो है वीरेंद्र नारायण चक्रवर्ती जब 1967 में पहली बार लगा था। वीएन चक्रवर्ती राज्यपाल थे, जाकिर हुसैन भारत के राष्ट्रपति थे। और तीसरी चीज क्या याद रखना, भारत के प्रधानमंत्री कौन थे, इंदिरा गांधी। वापसी कर लियो रे भक्तों, ठीक है। दूसरी बार कब लगा था, तो याद रखना 1977 के दौरान। तो 1977 में दूसरी बार लगा था और उस टाइम पर राज्यपाल कौन थे, जय सुखलाल हाथी। ठीक है, जय सुखलाल हाथी जो है वो क्या थे, वो राज्यपाल थे। राष्ट्रपति कौन थे, तो राष्ट्रपति इस टाइम पर याद रखना 1977 में जिस टाइम पर लग गया था तो क्या हो गया था उरे, तो 1977 में जब लग गया था तो राष्ट्रपति की मृत्यु हो गई थी फखरुद्दीन अली अहमद की। तो बीडी जत्ती जो थे उसमें, यानी बीडी जत्ती जो थे बड़प्पा धनप्पा जत्ती, वो क्या थे, वो कार्यवाहक राष्ट्रपति बने थे। तो इस टाइम पर बीडी जत्ती जो थे, बीडी जत्ती, ठीक है, बीडी जत्ती जो थे वो कार्यवाहक राष्ट्रपति थे। इनका टाइम पर राष्ट्रपति शासन लग गया था। और भारत के प्रधानमंत्री 1977 में जिस टाइम पर लग गया वो कौन थे, तो याद रखना है मोरारजी देसाई उस टाइम पर भारत के प्रधानमंत्री थे।
तीसरी और अंतिम बार जो लगा था वो कब लगा था, और वो लगा था 1991 के अंदर लगा था, तीसरी और अंतिम बार। उस टाइम पर हरियाणा प्रदेश के राज्यपाल कौन थे? धनिक लाल मंडल थे, ठीक है, धनिक लाल राज्यपाल थे। अच्छा, राष्ट्रपति 1991 में कौन थे याद रखना, उस टाइम पर लगा आर वेंकट रमन। आर वेंकट रमन जो थे इस टाइम पर राष्ट्रपति थे। प्रधानमंत्री कौन थे? तो पामुलपति पीवी नरसिम्हा राव जो थे, पामुलपति वेंकट राव नरसिम्हा राव जो थे, नरसिम्हा राव जो थे इस टाइम पर भारत के प्रधानमंत्री थे। अब तक कितनी बार लगा है? तो 3 बार जो है अब तक लगा है। कितनी बार लगा है? तो 3 बार अब तक ये लगा है, ठीक है, 3 बार। 80 क्या करे भाई, 80 बात समझ में नहीं आई, तो कितनी बार लगा है? 3 बार ये लगा, ठीक है। कर दिया तो बहुत बहुत धन्यवाद। सब्सक्राइबर हो जाओगा, बंद नहीं किया भाई, हो जाओगा, ठीक है। कितनी बार लगा? 3 बार के अंदर लगा, याद हो जाओगा। पहली बार 1967 के टाइम पर लगा था, ठीक है। दूसरी विधानसभा के टाइम पर राज्यपाल बीएन चक्रवर्ती, राष्ट्रपति जाकिर हुसैन, प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी। दूसरी बार 1977 के अंदर लगा था जय सुखलाल लाठी के टाइम पर। बीडी जत्ती भारत के कार्यवाहक राष्ट्रपति थे। मोरारजी देसाई भारत के पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री हुआ करते थे। तो मोरारजी देसाई जो थे उन्होंने क्या किया था, उनका टाइम पर लगा था। और 1991 में धनिकलाल मंडल, आर वेंकटरमन भारत के राष्ट्रपति थे। पामुलपति वेंकटराव नरसिम्हा राव भारत के प्रधानमंत्री हुआ करते थे। 3 बार टोटल राष्ट्रपति शासन लगा है। अर्जुन सिंह ने सबसे पहले उत्तर दिया था इस प्रश्न का, ठीक है। तो 3 बार लगा था। सारे के सारे आंकड़े जो है आप याद रख सकते हो, आपकी सेहत के लिए बहुत बढ़िया फायदेमंद रहोगे चीज। हरियाणा विधानसभा में पूरे 5 वर्ष का कार्यकाल पूरा करने वाला पहला अध्यक्ष पूछ रखा कौन था? सन्नो देवी है, स्वरूप सिंह है, सरदार तारा सिंह है, या फिर कंवरपाल गुर्जर है? यानी पूरे 5 साल जो है, पूरे 5 साल तक, फटाफट बताइए शाबाश, 5 साल तक हरियाणा विधानसभा के अंदर जो है सबसे ज्यादा जो है किस बंदे ने जो था पूरे 5 साल निकालने का काम किया है? हरियाणा विधानसभा की अगर मैं बात करता हूं तो सबसे कम दिन विधानसभा के अध्यक्ष कौन थे? तो सबसे कम दिन विधानसभा के अध्यक्ष कौन थे? तो याद रखना है राव वीरेंद्र सिंह जो है सबसे कम समय के लिए, राव वीरेंद्र, याद रखना, राव वीरेंद्र सिंह हरियाणा विधानसभा के सबसे कम समय तक क्या थे? सबसे कम समय तक स्पीकर रहे हैं। मात्र 6 दिन रहे थे हरियाणा विधानसभा के स्पीकर राव वीरेंद्र सिंह, ठीक है। इतनी बात याद रखनी। अच्छा, 3 बार स्पीकर कौन रहे हैं? तो 3 बार स्पीकर कौन रहे हैं? तो हरविंदर सिंह चड्ढा जो है, हरविंदर चड्ढा जो है वो हरियाणा विधानसभा के कितनी बार स्पीकर रहे? तो 3 बार जो है स्पीकर रहने का रिकॉर्ड जो है किसके नाम है? हरविंदर सिंह चड्ढा के नाम जो है 3 बार स्पीकर रहने का रिकॉर्ड है, ठीक है। अच्छा, एक प्रश्न बताइए फटाफट, मैंने बिल्कुल सही है आप सभी के उत्तर। एक प्रश्न बताने का काम करिएगा। एक विधानसभा हरियाणा की जिसमें 6 बार मुख्यमंत्रियों ने शपथ ली थी, वो विधानसभा जिसमें 6 बार मुख्यमंत्रियों ने शपथ लेने का काम किया था। 6 बार शपथ ली थी सीएम की, और याद रखना है 4 लोगों ने ली थी, ठीक है। 4 लोगों ने 6 बार शपथ लेने का काम किया था। वो कौन सी विधानसभा थी हरियाणा प्रदेश की? उस विधानसभा का नाम बताना आपने। यानी कैम नंबर की थी, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं, कौन से नंबर की विधानसभा थी जिसमें 6 बार शपथ लेने का काम किया गया था? बताइए शाबाश। तो वो 7वीं विधानसभा थी। कौन सी थी? 7वीं विधानसभा थी। गोलू गुर्जर ने सबसे पहले उत्तर दिया है, यानी 6 बार शपथ ली गई थी 7वीं विधानसभा में, जिसमें ओम प्रकाश चौटाला शामिल है, जिसमें बनारसी दास गुप्ता शामिल है, जिसमें देवीलाल शामिल है। यानी 4 लोग थे। 4 लोगों ने 7वीं विधानसभा के दौरान जो है वो 6 बार शपथ लेने का काम किया था। और वो व्यक्ति कौन है? सरदार तारा सिंह है, जो 1982 से लेकर के 1987 तक जो है 1982 से लेकर के 1987 तक जो है सरदार तारा सिंह जो है, आपने याद रखना, इन्होंने पहली बार जो है 5 साल पूरे टर्म किया था। एस दक्ष नाम का एक लड़का, उसने सबसे पहले उत्तर दिया था, ठीक है। 1982 से 1987 तक सरदार तारा सिंह जो है इन्होंने 5 साल पूरे किए थे। सबसे छोटा कार्यकाल विधानसभा अध्यक्ष के रूप में राव वीरेंद्र सिंह का है। राव वीरेंद्र सिंह, और दूसरा नाम किसका है? बनारसी दास गुप्ता का। तो राव वीरेंद्र सिंह और बनारसी दास गुप्ता ये 2 ऐसे व्यक्ति हैं जो क्या बने हैं, तो बाद में हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री बनने का सौभाग्य प्राप्त है। वर्तमान में हरियाणा के अंदर 14वीं विधानसभा कार्यरत है, और 14वीं विधानसभा के स्पीकर श्रीमान ज्ञानचंद गुप्ता हैं। 14वीं विधानसभा के अंदर महिलाओं की संख्या कोई आपसे पूछे तो 5 महिलाएं हैं। सबसे ज्यादा महिलाएं कांग्रेस पार्टी से 5 चुन के आई है। नंबर 2 भारतीय जनता पार्टी की 3 है, जिनमें से कमलेश से कलायत डांडा मंत्री है। इसके अलावा जननायक जनता पार्टी की एक महिला विधायिका है, इनकी मां है, के नाम था दुष्यंताली मां, जो तो बाडड़ा तक तो शाम तोड़ते विधायक है जो, तो वो है नैना चौटाला, ठीक है। तो टोटल 9, 14वीं विधानसभा के अंदर महिलाओं की संख्या कितनी है? 9 है। तो सरदार तारा सिंह आपने याद रखना है। अरमोंदर सिंह चड्ढा 3 बार शपथ लेने वाले, 3 बार स्पीकर रह चुके हैं। 6 बार शपथ ली थी 4 लोगों ने 7वीं विधानसभा के अंदर। राव वीरेंद्र सिंह और बनारसी दास गुप्ता 2 ऐसे लोग हैं जिन्होंने क्या किया था, जो बाद में हरियाणा के मुख्यमंत्री भी बने थे। सरदार तारा सिंह 1982 से 1987 तक पहली बार हरियाणा विधानसभा के अंदर कितने? 5 बार जो है
5 साल तक पूरे के पूरे जो है वो रह चुके हैं, ठीक है। अच्छा, 2-3 चीज और बता दीजिएगा आप मेरे को। हरियाणा का पहला संसदीय कार्य मंत्री और विपक्ष का नेता कौन था? हरियाणा का पहला संसदीय कार्य मंत्री आपने याद रखना है, देवीलाल थे, और विपक्ष का नेता प्रताप सिंह दौलताबाद थे। उंगलील ओरुवन किस राज्य के मुख्यमंत्री की आत्मकथा है? उंगलील ओरुवन जो है अभी हाल ही में इसका विमोचन 1008 श्री राहुल गांधी के द्वारा किया गया, ठीक है। राहुल गांधी के द्वारा इस किताब का विमोचन करने का काम किया गया है। वो किस राज्य के मुख्यमंत्री जो है, किस राज्य के मुख्यमंत्री की आत्मकथा है, ठीक है, बताइए शाबाश। किस राज्य के मुख्यमंत्री की आत्मकथा है वो? झारखंड, कर्नाटका, तमिलनाडु या फिर मणिपुर? कौन से राज्य की आत्मकथा है? स्टालिन नाम के एक मुख्यमंत्री हैं, स्टालिन, करुणानिधि के बेटे हैं। तमिलनाडु राज्य जो है, तमिलनाडु राज्य के मुख्यमंत्री हैं। राहुल गांधी ने इस किताब का विमोचन किया है। उंगलील ओरुवन जो है तमिलनाडु के मुख्यमंत्री, MK स्टालिन जो है, इनकी किताब है, ठीक है। और ये किताब जो है, इसका उत्तर सबसे पहले राहुल मलिक नाम का यूजर है, उसने सबसे पहले इसका उत्तर दिया, ठीक है। तो उंगलील ओरुवन जो है किस राज्य की आत्मकथा है? जो है तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं, जिनका नाम क्या है? तमिलनाडु के मुख्यमंत्री का नाम क्या है? MK स्टालिन जो है, इनकी प्रसिद्ध किताब है। अभी इन्होंने अपनी जीवनी जो है, जीवनी को काम किया है, ठीक है। एक किताब है अष्टांग योग, ठीक है, अष्टांग योग नामक किताब का विमोचन हरियाणा में किस बंदे ने किया है? अष्टांग योग। तो आपने याद रखना, अष्टांग योग नामक किताब जो है, इसका विमोचन किसके द्वारा किया गया है? मनोहर लाल खट्टर के द्वारा किया गया। देसी फुकरे सबसे पहले सही उत्तर दिया है। सोनू फोगाट के द्वारा एक किताब लिखी गई है, ठीक है। सोनू फोगाट के द्वारा अष्टांग नामक किताब लिखी गई है। विमोचन किसके द्वारा किया गया है? मनोहर लाल खट्टर के द्वारा जो है अष्टांग योग नामक किताब जो है, इसका विमोचन मनोहर लाल खट्टर के द्वारा किया गया। किसके द्वारा लिखी गई थी? तो आपने याद रखना है, सोनू फोगाट जो है, सोनू फोगाट के द्वारा इस किताब को लिखने का काम किया गया था, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए भाई, हरियाणा के किस व्यक्ति को हरियाणा की राजनीति का केंद्र बिंदु कहा जाता है? बंसीलाल, भजनलाल, ओम प्रकाश चौटाला, देवीलाल? अब तो समय अंत हो चुका है, तो बताइए शाबाश, हरियाणा के किस व्यक्ति को हरियाणा की राजनीति जो है उसका केंद्र बिंदु किसी जमाने में कहा जाता था? साहिल और विकास लांबा दोनों ने सबसे पहले उत्तर दिया है। भजनलाल जो है, जिनको हरियाणा प्रदेश की राजनीति का PhD कहा जाता है, इसी शख्स को जो है क्या कहा जाता था? हरियाणा की राजनीति का केंद्र बिंदु जो है किसी जमाने में कहा जाता था। लेकिन खासतौर पर अगर आपने एक बात देखी हो कि हरियाणा प्रदेश के अंदर जितने भी पारिवारिक की राजनीति के लोग जो है, सारे के सारे पिछड़ते चले जा रहे हैं। परिवार की राजनीति के जो लोग हैं, परिवारवाद वाले लोग हैं, चाहे आप एक एक करके उठा लीजिएगा। बंसीलाल मुख्यमंत्री थे, बंसीलाल की उलहद जो है नुए चल रही है। बंसीलाल जो है किरण चौधरी और कुछ नहीं खास नहीं कर पा रही। भजनलाल के बेटा बेटी कुछ खास नहीं कर पा रहे। ओम प्रकाश चौटाला वाले भी कुछ खास नहीं चल पा रहे, वो तो गठबंधन कर लिया। लगभग पूर्व मुख्यमंत्री सिर्फ भूपेंद्र सिंह हुड्डा को छोड़ करके, ठीक है। अगला प्रश्न देखिएगा, जीके परवीन उड़ान टेलीग्राम चैनल के अंदर पूरी की पूरी PDF दे दूंगा। किस राज्य सरकार ने पूरे राज्य क्षेत्र को अशांत क्षेत्र घोषित करने का काम किया है? सिक्किम, केरल, असम या फिर मणिपुर के अंदर? बताइए शाबाश। हाँ बिल्कुल, पाकिस्तान के बहावलपुर के अंदर जो है भजनलाल का जन्म हुआ था। तो अशांत क्षेत्र घोषित करने का काम किसने किया है? AFSPA, एक कानून है AFSPA, अस्पपा, ठीक है। ये जो कानून जो है आर्म्ड फोर्स स्पेशल प्रोटेक्शन एक्ट, ठीक है, आर्म्ड फोर्स स्पेशल प्रोटेक्शन एक्ट, ठीक है। स्पेशल प्रोटेक्शन एक्ट जो है कद बना था? ये 1958 के अंदर बना था। सिस्टम केस होता है भाई, जब भी उग्रवाद ज्यादा हो जाओ है राज्य के अंदर, तो ये जो है उग्रवाद जब ज्यादा हो जाओ तो इसके बाद क्या हो जाओ कि जो सीधे तौर पर जो आर्मी जो है आर्म्ड फोर्स को सीधे तौर पर कमांड आ जाती है, वो बिना वारंट के किसी की गिरफ्तारी कर सकती है, सर्च ऑपरेशन चलाने का काम कर सकते हैं। तो ये अभी जो है हेमंत बिस्वा शर्मा असम के मुख्यमंत्री, और हेमंत बिस्वा शर्मा ने जो है असम राज्य के अंदर जो है अगले 6 महीने तक जो है 6 महीने तक इसको अस्पा जो है इसको बढ़ाने का काम किया है 6 महीने तक। असम में याद रखना है, असम के अंदर जो है कब लागू हुआ था? तो 1990 के अंदर जो है असम के अंदर लागू हुआ था। त्रिपुरा से 2015 में जो है इसको क्या कर दिया गया था? खात्मा कर दिया गया था। अभी भी भारत के कुछ राज्य हैं जिनके अंदर ये कानून लागू है, जैसे नागालैंड के अंदर है, असम के अंदर है, मणिपुर के अंदर है। तो कब बना था? तो याद रखना है, बिल्कुल छोटे से हिस्से के ऊपर है नागालैंड के अंदर,
तो याद रखना है ये जो AFSP आर्म्ड फोर्स स्पेशल प्रोटेक्शन एक्ट कब बना था, तो याद रखना है 1958 के अंदर ये एक्ट बना था। असम में 1990 में लागू हुआ था। असम के मुख्यमंत्री ने अभी इसकी क्या करी है, घोषणा करने का काम किया है। भारत और अमेरिका के 19वें सैन्य सहयोग बैठक जो है वो किस शहर के अंदर आयोजित करने का काम किया गया है? भारत और अमेरिका की 19वें सैन्य सहयोग बैठक आगरा, मुंबई, दिल्ली या फिर बेंगलुरु, बताइए शाबाश, इनमें से जो है कौन से शहर के अंदर जो है ये बैठक का आयोजन करने का काम किया गया है? ठीक है, एक दो सैन्य अभ्यास है उनका भी आप जिक्र करते चलिएगा। मिलन 2022, वरुण 2022, वरुण 2022, मिलन 2022, पश्चिमी लहर 2022। मनोहर लाल खट्टर करता है इसमें अंकल जी। पैसेज 2022, पैसेज 2022, पैसेज 2022। ठीक है, देखो भाई सबसे पहले जो है ये आगरा के अंदर यह बैठक हुई। ठीक है, कड़ो यह भारत और अमेरिका के बीच में जो है 19वें सैन्य सहयोग की बैठक कौन से शहर के अंदर आयोजित की गई, तो आगरा के अंदर की गई। ठीक है, मिलन जो है, मिलन के है जो नौ सैनिक जो है, ठीक है, नौ सैनिक है, 46 देशों के नौ सैनिक जो है आपस में इनके खेल हुए थे नौ सैनिकों के। ठीक है, और ये कड़ा आयोजित करने का काम किया गया, तो याद रखना है विशाखापट्टनम। ठीक है, विशाखापट्टनम के ऊपर इसको आयोजित करने का काम किया गया है। वरुण जो है भारत और फ्रांस के बीच में वो है, भारत और फ्रांस के बीच में वरुण अभ्यास जो है कड़ा आयोजित करने का काम किया गया, तो याद रखना अपने अरब सागर जो है, अरब सागर के अंदर वरुण को आयोजित करने का काम किया गया है। पश्चिमी लहर जो है इसको तीनों सेनाएं, भारत की तीनों सेनाएं जो है, जल सेना, थल सेना, तीनों सेनाओं के अंदर आपसी तालमेल बिठाने के लिए भारत का जो पश्चिमी तट जो है, पश्चिमी तट के ऊपर जो है इसका आयोजन करने का काम किया गया है। पैसेज 2022 जो है, पैसेज 2022 किस किस का सैन्य अभ्यास है? भारत व रूस के बीच का सैन्य अभ्यास है। ठीक है, भारत और रूस के बीच का सैन्य अभ्यास है, कौन सा है? पैसेज 2022। ठीक है, और पैसेज 2022 ये भी किसके अंदर आयोजित करने का काम किया गया, तो ये भी अरब सागर के अंदर आयोजित करने का काम किया गया है। ठीक है, अरब सागर का दोनों देशों की नौसेना के बीच का अभ्यास है। तो हो जाओगा फटाफट जो है, आप इसको कमेंट वो ले, स्क्रीनशॉट ले इसको। तो भारत और अमेरिका के 19वें सैन्य सहयोग बैठक आगरा शहर के अंदर हुई है। मिलन 2022, 40 देशों की नौसेना आई थी, उन्होंने जो है खेल खेलने का काम किया था विशाखापट्टनम के अंदर। वरुण जो है भारत और फ्रांस के बीच में अरब सागर के अंदर आयोजित करने का काम किया गया था। पश्चिमी लहर जो है पश्चिमी तट के ऊपर भारत की तीनों सेनाएं जो है, तीनों सेनाओं के बीच में तालमेल बैठाने के लिए ये अभ्यास हुआ था। पैसेज 2022 भारत और रूस के बीच में कौन से सागर के अंदर आयोजित करने का काम किया था? अरब सागर के बीच में। ठीक है, एक और रह गया लामिते, लामिते, लामितिये, लामितिये, लामितिये अभ्यास 2022, लामितिये अभ्यास 2022 भारत और सेशेल्स के बीच में। ठीक है, सेशेल्स एक छोटा सा देश है, समुद्री पड़ोसी देश है भारत का। तो लामितिये, लामितीय कड़ा है, तो याद रखना भारत और सेशेल्स के बीच में जो है लामितीय कड़ा रहा है, तो लामितीय जो है भारत और सेशेल्स के बीच में हुआ है लामितीय। ठीक है, सारे के सारे हो जाओगे। अगला प्रश्न देखिए भाई, 1935 के भारत सरकार अधिनियम की कौन सी एक विशेषता नहीं थी? 1935 के अंदर एक एक्ट आया था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। याद करिए, भारत के संविधान के ऊपर सर्वाधिक प्रभाव जो है, सबसे ज्यादा प्रभाव इसी एक्ट का पड़ा था। यानी सबसे ज्यादा प्रभाव जो है भारतीय संविधान का अधिकतर हिस्सा हमने कहां से लेने का काम किया? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से लेने का काम किया है। 3 जुलाई 1936 वो तारीख थी जब इसको लागू करने का काम किया गया था। 3 जुलाई 1936 को इसको लागू करने का काम किया गया था। और अनुच्छेदों की संख्या इसके अंदर कितनी थी? 321, 321 इसके अंदर अनुच्छेद थे। देखो, तो एक तो द्विसदन विधानमंडल यह भी थी, प्रांतों को स्वायत्ता दी जाएगी, अखिल स्तर के ऊपर भारत का एक संघ बनाया जाएगा, केंद्र के साथ राज्यों में भी द्वैध शासन जो थी, यह विशेषता नहीं थी। यानी सिर्फ केंद्र के अंदर द्वैध शासन यही विशेषता थी। भाई अखिल भारतीय संघ बनाने किसके अंदर वो की गई थी? ठीक है, केंद्र के साथ में राज्यों के अंदर द्वैध शासन नहीं था। ठीक है, यानी राज्यों से द्वैध शासन का खात्मा करने का काम कर दिया गया था। ठीक है, तो क्या ए उत्तर इसका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक है, भारत के विभाजन को टालने का अंतिम अवसर जो था वो किसके साथ ही खत्म हो गया था? बताइए शाबाश। भारत के विभाजन को टालने का आखिरी अवसर क्रिप्स मिशन को अस्वीकार करने के बाद में, राजगोपालाचारी के फार्मूले को अस्वीकार करने के साथ ही, कैबिनेट मिशन को अस्वीकार करने के साथ, या फिर वेवेल प्लान को अस्वीकार करने के साथ में। कैबिनेट मिशन इनमें से देख लो, अंतिम घटना अपने याद रखनी। ठीक है, अंतिम घटना इनमें से सबसे लास्ट में कौन सी थी? तो याद रखिए कैबिनेट मिशन भारत आया था
कैबिनेट मिशन जो था 24 मार्च को भारत आया था, ठीक है, 24 मार्च 1940 को भारत के अंदर आया था। और ये जो कैबिनेट मिशन जो है आपने बेरा 3 सदस्य थे, तीनों सदस्यों के नाम आपने ध्यान रखने हैं। एक तो था एवी अलेक्जेंडर था, उस स्टैनफोर्ड क्रिप्स था, और पेंथिक लॉरेंस जो था उस समय क्या था, भारत का राज्य सचिव कौन था, पेंथिक लॉरेंस था। प्रधानमंत्री इंग्लैंड का कौन था, क्लीमेंट एटली जो था वो इंग्लैंड का प्रधानमंत्री हुआ करता था। बाद में इसने जो प्रस्ताव पारित करने का काम किया था, तो याद रखना है 16 मई 1940 को, ठीक है, याद रखना है 16 मई 1940 को इसने क्या रखा था, इसने प्रस्ताव रखने का काम किया था। और कैबिनेट मिशन के अंदर एक बात कही थी कि कैबिनेट मिशन किसके समर्थन में नहीं था, तो भारत का विभाजन जो था, कैबिनेट मिशन भारत विभाजन के पक्ष में नहीं था। लेकिन बाद में मुस्लिम लीग को इसको पहले तो मान लिया था, बाद में मुस्लिम लीग ने इसको अस्वीकार करने का काम कर दिया था। तो इसलिए कैबिनेट मिशन को अस्वीकार करने के साथ में ही भारत विभाजन को टालने का अंतिम अवसर जो वो खत्म हो गया। 24 मार्च 1940 को 3 सदस्यीय दल भारत आया था। 16 मई 1940 को क्या किया था, कैबिनेट मिशन ने अपना प्रस्ताव पारित करने का काम, रखने का काम किया था। वर्ष 1939 में कांग्रेस को छोड़ने के पश्चात सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना करने का काम किया था, इंडियन फ्रीडम पार्टी, आजाद हिंद फौज, या फिर रिवोल्यूशनरी फ्रंट, या फिर फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना। स्वतंत्र पार्टी की स्थापना कब की गई थी, तो आपने याद रखना 1959 के अंदर जो थी चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, ठीक है, ये वही चक्रवर्ती राजगोपालाचारी हैं जिन्होंने महात्मा गांधी के नमक आंदोलन के पक्ष में वेदर नैन मार्च निकालने का काम किया था मद्रास के अंदर। तो चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, ठीक है, राजगोपालाचारी जो है, इस शख्स ने क्या किया था, 1959 के अंदर जो है इस पार्टी की स्थापना करने का काम किया था। आजाद हिंद फौज का विचार सबसे पहले जो था रास बिहारी बोस ने 1915 के अंदर देने का काम किया था। बाद में जो है कैप्टन मोहन सिंह जो है, उन्होंने किसकी स्थापना करने का काम किया था, आजाद हिंद फौज का स्थापना का काम कैप्टन मोहन सिंह के द्वारा किया था। यानी विचार पूछ ले, संस्थापक पूछ ले तो कौन है, तो कैप्टन मोहन सिंह के द्वारा जो है 1942 के अंदर क्या किया गया था, आजाद हिंद फौज की स्थापना करने का काम किया गया था 1942 के अंदर, ठीक है। तो 1942 वो जगह कौन सी, तो याद रखना है वो जगह है सिंगापुर, वो जगह, ठीक है, सिंगापुर वो जगह है, याद हो जाओगी। सिंगापुर के अंदर कैप्टन मोहन सिंह जो है आजाद हिंद फौज का संस्थापक, आपसे कोई पूछे या फिर आजाद हिंद फौज का विचार किसने दिया था, तो याद रखना है। अच्छा, एक प्रश्न देखा था कि आजाद हिंद फौज के मुकदमे सबसे ज्यादा किसने लड़े थे, तो टीबी सप्रू नाम के एक वकील हुआ करते थे, उन्होंने क्या किया था, टीबी सप्रू ने आजाद हिंद फौज के सबसे ज्यादा मुकदमे लड़ने का काम किया था। अच्छा, एक प्रश्न आओ कि आजाद हिंद सरकार का गठन कब किया गया था, तो आजाद हिंद सरकार का कोई आपसे गठन पूछने का काम करता तो वो जगह, वो तारीख है 21 अक्टूबर 1943 को क्या किया गया था, आजाद हिंद सरकार का गठन किसके द्वारा किया गया था, नेताजी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा जो है सिंगापुर के अंदर ही किसका गठन किया गया था, सरकार का गठन करने का काम किया गया था। 1942 के अंदर जो है 1942 के अंदर क्या किया था, आजाद हिंद फौज का जो रेडियो स्टेशन जो था, रेडियो स्टेशन की स्थापना कब की गई थी, तो 1942 के अंदर की गई थी। महात्मा गांधी को सबसे पहले राष्ट्रपिता भी किसने कहा था, सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। रानी लक्ष्मीबाई रेजिमेंट भी किसकी थी, सुभाष चंद्र बोस की सैनिक जो थी। अच्छा, एक बात बताइए, सुभाष चंद्र बोस को देश नायक किस बंदे ने कहा था, सुभाष चंद्र बोस जो है इसको देश नायक किस बंदे ने कहा था, देश नायक, याद रखना, सुभाष चंद्र बोस को देश नायक की उपाधि किस बंदे ने दी थी, तो गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर जो है, रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा सुभाष चंद्र बोस को देश नायक की उपाधि से नवाजने का काम किया गया था। बाद में याद करिए कांग्रेस के अंदर जो है जब सुभाष चंद्र बोस को निकालने का काम एक तरह से कर दिया गया था, टोटल 15 सदस्य थे कांग्रेस की वर्किंग कमेटी के अंदर। देखिए कितना बड़ा अन्याय इस महान शख्स के साथ में हुआ है। टोटल 15 सदस्य थे, 15 में से महात्मा गांधी ने इनके सामने पटारबी सीतार मैया को उतारने का काम किया था। गांधी ने एक बात कही थी, सुभाष बाबू याद रखना, ये हार पटारबी सीतार मैया की हार नहीं होगी, महात्मा गांधी की हार होगी। उसके बाद नेताजी सुभाष चंद्र बोस लड़े और लड़कर के चुनाव जीते। कांग्रेस के जो 15 वर्किंग कमेटी के सदस्य थे, उन 15 में से देखो कितनी बड़ी बात है, उन 15 में से क्या कर दिया गया, 12 लोगों के इस्तीफे दिला दिए गए। सिर्फ 2 लोग बचे थे इनके साथ में। 2 लोग कौन थे, तो इनके भाई थे शरद चंद्र बोस, और तीसरा व्यक्ति कौन था इसके साथ में, वो था जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू तटस्थ थे, ना तो उन्होंने इस्तीफा दिया ना ही कामों में सहयोग किया। इसके बाद में सुभाष बाबू के पास में कुछ भी चारा नहीं था, सुभाष चंद्र बोस के पास में उन्होंने इस्तीफा दिया था, और इस्तीफा देकर के 1939 में क्या किया था, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना करने का काम 1939 के अंदर सुभाष चंद्र बोस के द्वारा किया गया था। ठीक है, 1939 आपने ध्यान रखना है। इस्तीफा देने के बाद में इतने सारे की सारी चीजें आपने याद रख सकते हो। सुभाष चंद्र बोस की सेना का प्रथम सेनापति कौन था, अरे काका रोहित कुमार, अभी मैंने क्या बताया है, अभी मैंने सिर्फ ये बताया कि अस्फा जो कानून जो है वो
असम सरकार ने अभी उसको 6 महीने की अनुमति दे दी। केंद्र सरकार और राज्यपाल मिलकर इसको लगाने का काम करते हैं, ठीक है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बेटा, ठीक है। तो देश नायक जो है याद रखना आपने, जपना बाबा जी जाने सबके मन की बात, ठीक है। तो रविंद्रनाथ टैगोर जो है याद रखना है, रविंद्रनाथ टैगोर ने देश नायक की उपाधि दी थी। इंडियन फ्रीडम पार्टी की स्थापना चक्रवर्ती राजगोपाला के द्वारा की गई थी। आजाद हिंद फौज की स्थापना 1942 में सिंगापुर के अंदर आजाद हिंद सरकार पूछ ले तो 21 अक्टूबर 1943 को करने का काम किया था। और फॉरवर्ड ब्लॉक आपने याद रखना है, इस्तीफा देने के बाद फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना करने का काम किया था। हाल ही में हैरत महोत्सव कहां पर मनाया गया था? अभी जब आपने थोड़े दिन पहले पढ़े थे, 2 महोत्सव खास तौर पर पढ़े थे, हैरत और कंचोथ, ठीक है। हैरत कंचोथ, ठीक है। हैरत और कंचोथ दोनों के दोनों महोत्सव आपने याद रखने हैं। इसके अलावा एक और महोत्सव पढ़ा था अपना, वांचुआ महोत्सव, ठीक है। वांचुआ महोत्सव, वांचुआ महोत्सव, ठीक है। तो हैरत और कंचोथ जो है दोनों के दोनों जम्मू कश्मीर के महोत्सव हैं। 2021 के अंदर 22 के अंदर हैरत और कंचोथ जो है जम्मू कश्मीर के अंदर मनाने का काम किया गया है। वांचुआ महोत्सव जो था वो भारत के असम राज्य जो है, असम राज्य के अंदर जो है वांचुआ महोत्सव मनाने का काम खड़ा किया गया था। तो असम राज्य के अंदर जो है वांचुआ महोत्सव मनाने का काम असम के अंदर किया गया था। रत पानी दिए थोड़ा हला, ठीक है। हैरत और कंचोथ जो है याद रखना, कड़ा के महोत्सव तो जम्मू कश्मीर के हैं, हैरत और कंचोथ दोनों के दोनों महोत्सव। शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार किस क्षेत्र के अंदर दिया जाता है? शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार फटाफट बताने का काम करिए। फिल्मों के लिए, विज्ञान के लिए, पर्यावरण के लिए या फिर भाषा के लिए? शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार, जल्दी जल्दी फटाफट उत्तर देने का काम करेगा। शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार किस क्षेत्र के लिए दिया जाता है? फिल्म, विज्ञान, पर्यावरण या फिर भाषा के लिए दिया जाता है? बहुत बार अपना जिक्र हो चुका है इसके बारे में, शाबाश। शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार बिल्कुल सही जा रहे हैं। एबेल पुरस्कार, गणित का नोबेल कहा जाता है इसको, एबेल पुरस्कार। एबेल पुरस्कार किसको दिया गया फटाफट बताइएगा। बिल्कुल सही है, विज्ञान के क्षेत्र में जो है शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? साइंस के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में जो शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार देने का काम किया जाता है, ठीक है। रामानुज पुरस्कार 2021 किसको दिया गया है? रामानुज, ये भी मैथ के क्षेत्र में दिया जाता है। रामानुज पुरस्कार 2021। जीडी बिड़ला पुरस्कार किसको दिया गया फटाफट बताइएगा। जीडी बिड़ला पुरस्कार। 3 पुरस्कार हो गए, फटाफट कमेंट करके बताओ, तीनों के नाम बताओ। नहीं मुर्गा बना दूंगा जो नहीं बताओगे, बताओ शाबाश। बोल्टजमैन पुरस्कार, बोल्टजमैन पुरस्कार 2022, ये भी विज्ञान के क्षेत्र में, यह भी किसके क्षेत्र में दिया जाओ है? विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाओ है बोल्टजमैन पुरस्कार, बताइए शाबाश। हिलाल ए पाक, हिलाल ए पाक पुरस्कार, बताइए शाबाश। हिलाल ए पाक, लिया दे पानी यार, बताइए शाबाश। एबेल पुरस्कार गणित के क्षेत्र में दिया जाता है, किसको दिया गया है एबेल पुरस्कार? जल्दी जल्दी बताने का काम करिएगा। डेनिस पार्नेल, बिल्कुल सही है। डेनिस पार्नेल अमेरिका के हैं, डेनिस पार्नेल। डेनिस पार्नेल को गणित के क्षेत्र का एबेल पुरस्कार दिया गया है। रामानुज पुरस्कार बिल्कुल सही है, नीना गुप्ता को दिया गया है, बिल्कुल सही है, नीना गुप्ता। नीना गुप्ता को कौन सा पुरस्कार? रामानुज पुरस्कार दिया गया। नीचे तो लिया बालक तो उन्हें लिया भी ले अगला सा। जीडी बुड़ला पुरस्कार, वोल्टज पुरस्कार, हिलाल पुरस्कार, बताइए शाबाश। बताइए किस किस को दिया गया है? जीडी बुड़ला पुरस्कार, बिड़ला पुरस्कार। वोल्टेज मैन बिल्कुल सही है, दीपक धर को दिया गया, भारत के पहले व्यक्ति हैं जिनको पुरस्कार दिया गया है। जीडी बिड़ला किसको दिया गया बताइए शाबाश। नारायण प्रधान को दिया गया, ठीक है, नारायण प्रधान। वोल्टेजमैन पुरस्कार किसको दिया गया है? दीपक धर। हिलाल ए पाक, ये पुरस्कार पाकिस्तान का पुरस्कार है, ये दिया गया है बिल गेट्स को दिया गया है। बिल गेट्स ने थोड़े रुपये दे दिए पाकिस्तान तक, गप देने ही वो भगा दिया पुरस्कार अपना बिल गेट्स। अच्छा, एक बहुत बड़ा पुरस्कार है 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार। 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार ये किसको दिया गया है? दामोदर है, ऐसा नाम है, दामोदर मोजो।
ठीक है। दामोदर मोजो जो है इसको कौन सा पुरस्कार दिया गया है? दामोदर मोजो 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको दिया गया? दामोदर मोजो जो है, दामोदर मोजो को 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया। ठीक है, तो याद रखना शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाओ है। 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार दामोदर मोजो को दिया गया है। एबेल पुरस्कार डेनिस पार्लन के दिया गया है। रामानुज पुरस्कार 2021 नीना गुप्ता को। जीडी बुर्ला पुरस्कार नारायण प्रधान को दिया गया, वोल्टेज मैन साइंस का है, पहला भारतीय है, दीपक धर को दिया गया है। हिलाल पाक जो पुरस्कार है वो किस बंदे को दिया गया है? तो वो बिल गेट्स को दिया गया है। पाकिस्तान की सरकार के द्वारा बिल गेट्स को सम्मान दिया गया है। पूरा PURA पूरा ग्रामीण विकास से संबंधित कार्यक्रम सर्वप्रथम किस व्यक्ति ने प्रस्तुत करने का काम किया है? बताइए शाबाश। PURA ये ग्रामीण विकास कार्यक्रम है, साल 2003 के अंदर जो है इस पुरस्कार की शुरुआत करने का काम किया गया था। और ये जो पुरस्कार जो है, सॉरी, ये जो कार्यक्रम जो है 2003 के अंदर शुरू करने का काम किया गया था। और ये किसने किया था? अब्दुल पाकिर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम ने किया था। ठीक है, अब्दुल पाकिर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम जो है इस बंदे ने किया था। बड़े गजब के राष्ट्रपति थे, शायद हिंदुस्तान के अंदर इससे गजब का व्यक्तित्व, इससे गजब का राष्ट्रपति शायद हिंदुस्तान को मिल सके। बहुत महान व्यक्ति हुआ करते थे। राष्ट्रपति भवन के अंदर इसके रिश्तेदार आगे मिलने के लिए 52 लोग थे, 52 लोग लगातार 8 दिन तक राष्ट्रपति भवन के अंदर वो ठहरे थे। 8 दिन का बिल जो था शायद 3,52,000 के आसपास बना था। सारा का सारा बिल जो था राष्ट्रपति ने अपनी जेब से पे करने का काम किया था, खुद अपनी जेब से चेक राष्ट्रपति के भवन को दे दिया था। एक एक चाय का कप, कहते हैं राष्ट्रपति भवन के कर्मचारी ने 4-5 चाय के कप उसमें ऐड नहीं कर रखे थे, तो राष्ट्रपति को वो याद थे, वो चाय के कप भी ऐड करवा दिए थे। सिर्फ 2 बैग लेके आए थे। किसी व्यक्ति ने 2 पेन गिफ्ट कर दिए राष्ट्रपति को। जब वो राष्ट्रपति भवन छोड़ के जाने लगे ना, तो तब वो 2 पेन भी वापस दे दिए। भाई 15-20 मिनट तो उरे भी होगी, लाइट जाए तो मैं भी गर्मी के अंदर बढ़ाने लग रहा हूँ, कोई बात नहीं। उरे भी एसी कौन चल दी, लाइट गई, पंखा चलाऊंगा तो जर्जर होगे, सरसर होगे। ठीक है, तो ग्रामीण विकास संबंधित कार्यक्रम जो है 2003 के अंदर किस व्यक्ति ने प्रस्तुत किया था? APJ अब्दुल कलाम के द्वारा जो है इसको प्रस्तुत करने का काम किया था। ठीक है, इसके बाद में अगला प्रश्न देखिए। पॉलिटिक्स ऑफ चरखा पुस्तक के लेखक कौन है? बताइए शाबाश। पॉलिटिक्स ऑफ चरखा पुस्तक के लेखक कौन है? अशोक मेहता है, JC कृपलानी है, JB कृपलानी है, या फिर इनमें से कोई नहीं है? पॉलिटिक्स ऑफ चरखा, तो याद रखना ये व्यक्ति जो कांग्रेस पार्टी जिसमें एक कमेटी बनी थी, JVP कमेटी, ठीक है, जवाहरलाल नेहरू वल्लभ भाई पटेल, JVP कृपलानी जो है ये कमेटी बनी थी, उस कमेटी का सदस्य भी था JB कृपलानी। तो याद रखना है JB कृपलानी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष हुआ करते थे आजादी के टाइम पे। तो JB कृपलानी जो है पॉलिटिक्स ऑफ चरखा लेखक जो है इसके कौन है? तो JB कृपलानी की किताब है पॉलिटिक्स ऑफ चरखा। सतत विकास सूचकांक 2021 में प्रथम कौन सा देश रहा था? बताइए शाबाश। सतत विकास सूचकांक के अंदर पहले नंबर के ऊपर आने वाला देश है भारत। तो भाई हो कौन सकता, भूल जियो। ठीक है, नशा मुक्ति केंद्र की स्थापना सतत विकास के अंदर पहले नंबर के ऊपर फिनलैंड, भारत, स्विट्जरलैंड या फिर सिंगापुर। भारत का स्थान था भाई 120वां स्थान था। सतत विकास सूचकांक के अंदर भारत का स्थान कौन सा था? 120वां स्थान था। ठीक है, हरियाणा के अंदर प्राथमिक क्षेत्र की वृद्धि दर कितनी है 2022 की? प्राथमिक क्षेत्र की वृद्धि दर, द्वितीय क्षेत्र की वृद्धि दर, द्वितीय क्षेत्र की वृद्धि दर और तृतीय क्षेत्र की वृद्धि दर। बताइए शाबाश। प्राथमिक की, द्वितीय की, तृतीय की वृद्धि दर आपने बताने का काम करना है। 2.7, 11.5, 2.7%, 11.5%। बिल्कुल भाई, भारत का 120वां स्थान था। अर्जुन सिंह आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। तृतीय क्षेत्र की वृद्धि दर कितनी है? 10%। मेरी आवाज मेरे सिर में बोलने लग रही। जब आज काला नहीं, वो काला होता तो छोरा इतनी बार में करा के लिया कहते कभी जैम रहे हैं। तो याद रखना भारत का स्थान सतत विकास सूचकांक में 120वां है। फिनलैंड इसका सही उत्तर है। ठीक है, फिनलैंड का पहला स्थान है। अच्छा, ये हरियाणा के हैं भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है, तीनों के तीनों लिख लियो भाई। प्राथमिक क्षेत्र में वृद्धि दर 2.7 2022 की है। द्वितीय में कितनी है? 11.5% है। और तृतीय में कितनी? 10%। ये इस तरह के प्रश्न पूछे गए हैं, तो याद रखना है 2022 के हैं तीनों के तीनों। प्राथमिक क्षेत्र 2.7, द्वितीय में 11.5, तृतीय में 10% जो है ये वृद्धि दर है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को किस वर्ष स्थापित करने का काम किया गया था? राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी जो है, फटाफट बताने का काम करिएगा।
1925, 1885, 1955 या फिर 1999 के अंदर ये शख्स जो है इन्होंने राष्ट्रवादी पार्टी के जो चीफ जो है संदीप कुमार, वो कांग्रेस पार्टी नहीं है, लगभग बच्चों का गलत उत्तर है, ब्यूटी ऑफ कर्मा कुर्मा के है, उस छोर ने सबसे पहले सही उत्तर दिया है। मोहित रोहिला तेरा भी गलत है। 1999 एनसीपी की बात हो रही है, जो शरद पवार जिसके चीफ है, ठीक है, शरद पवार। शरद पवार 1999 से पहले कांग्रेस में हुआ करते थे। सोनिया गांधी के ऊपर विदेशी मूल का ठप्पा लगाते हुए उन्होंने कांग्रेस पार्टी छोड़ दी थी और छोड़ करके 1999 के अंदर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी जो आज महाविकास अघाड़ी महाराष्ट्र की है उसके साथ में जो काम कर रहे हैं, मिस्ट्री मुस्किए बोली छोरियो, वो कांग्रेस पार्टी है। ये राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी है, नाम अलग अलग है, ठीक है। एनसीपी जिसके चीफ शरद पवार है, महाराष्ट्र की जो महाविकास अघाड़ी जो सरकार जो है जिसमें उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री उसके अंदर शामिल है, ठीक है। तो 1999 के अंदर जो है इसकी स्थापना हुई थी। एनसीपी के चीफ वर्तमान समय में कौन है? शरद पवार है, जो भारत के पूर्व में कृषि मंत्री रह चुके हैं। पक्के टाइगर रिजर्व, पक्के जगह का नाम है, ठीक है। पक्के टाइगर रिजर्व जो है इन्हों को नहीं बस सारे पक्के उड़ा है। पक्के टाइगर रिजर्व किस राज्य के अंदर है? आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम या फिर लद्दाख के अंदर? बताइए शाबाश। हाँ, अजीत पवार शायद उप मुख्यमंत्री हैं। पक्के टाइगर आपने बताना, बताइए शाबाश। पक्के टाइगर, पंखुई टाइगर इसका नाम भी है, पंखुई। पंखुई टाइगर रिजर्व इसका दूसरा नाम कौन सा है? पंखुई टाइगर रिजर्व इसका दूसरा नाम है। बिल्कुल सही जा रहे हैं भाई। मिरगवानी, ओरिंगा, ये दोनों के दोनों आंध्र प्रदेश के हैं। पक्के टाइगर कड़ा का है, अरुणाचल प्रदेश का है। सिक्किम के अंदर एक ये राष्ट्रीय उद्यान है भाई, मिरगवानी और कोरंगा। सिक्किम के अंदर एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है जिसका नाम क्या है? कंचनजंगा, ठीक है। कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान कड़ा पड़ा है, तो सिक्किम के अंदर पड़ा है, ठीक है। मिरगवानी और कोरंगा राष्ट्रीय उद्यान है। पक्के टाइगर या फिर पंखुई रिजर्व टाइगर जो है ये कड़ा पड़ा है, तो ये अरुणाचल प्रदेश के अंदर पड़ा, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश के दोंग गांव में सूर्य की पहली किरण पड़ती है। किस शासक ने 1320 के अंदर हरियाणा में तुगलक स्थापना करने का काम किया था? 1320 के अंदर हरियाणा प्रदेश के अंदर वो बंदा कौन सा जिसने किसकी स्थापना करने का काम किया था? तुगलक वंश की स्थापना करने का काम किया था। खुसरो खान जो है, खुसरो खान को पराजित करने के बाद में 5 सितंबर 1320 की वो तारीख थी जब गयासुद्दीन तुगलक, जिसने सबसे पहले नहरों का निर्माण करवाने का काम किया था, ठीक है। गयासुद्दीन तुगलक के समय में जो है याद रखना है नहरों का निर्माण करवा था, इसी का टाइम पर 1300। इसके बाद में इसका जो बेटा जो था मोहम्मद बिन तुगलक, जो भारत का सबसे मूर्ख और विद्वान राजा कहा जाता है, दिल्ली के तुगलकाबाद के अंदर एक काठ का महल बनवा था, उसके अंदर जब वो बढ़न लगा तो इससे पहले इसने एक बात कही थी निजामुद्दीन औलिया की, तो दिल्ली छोड़ दे, तब वो कटना का अपना बेरा, उसने दिल्ली अभी दूर का नारा दिया था। उसके बाद में फिरोज शाह तुगलक जो है वो शासक बनता है दिल्ली का, ठीक है। और फिरोज शाह तुगलक क्या करता है? शासक बनता है, और उसके बाद में फिरोज शाह तुगलक जो था वो अगला शासक बनता है। याद रखना है फिरोज शाह तुगलक का टाइम पर जो था सफीदो जो नगर जो था उसको किस नाम से जाना जाता था? तो सफीदो नगर का तुगलक वंश के समय प्राचीन नाम कौन सा है इसका? सरपदमन, ठीक है। सरपदमन इसका प्राचीन नाम है। और इसका बाद था तुगलक नगर या तुगलकाबाद, ठीक है। तुगलकाबाद या फिर तुगलक नगर जो है सफीदो का प्राचीन नाम है। किसका टाइम पर? याद रखना है किसका टाइम पर था? तुगलकपुर था वह शायद, हाँ तुगलकपुर है, ठीक है। सरपदमन तो प्राचीन टाइम पर था। फिरोज शाह तुगलक का टाइम पर सफीदो का नाम आपने याद रखना है, तो याद रखना फिरोज शाह तुगलक का टाइम पर सफीदो का प्राचीन नाम क्या था? तो आपने याद रखना है तुगलकपुर इसका नाम हुआ करता था, ठीक है, याद हो जाओगा। रेवाड़ी जो था ताजुद्दीन खान जो था रेवाड़ी, इसका टाइम पर जो था FST फिरोज शाह तुगलक का टाइम पर जो था ताजुद्दीन खान जो था वो क्या था? ताजुद्दीन खान, वो रेवाड़ी का इक्ता हुआ करता था, ठीक है। और इसके बाद मेवात का इक्ता कौन था? नाहर अली जो था, बहादुर नाहर अली, ये पहला शासक था मेवात का। बाद में इसी के अंदर 9वां शासक आगे चल करके कौन बनेगा? 9वां शासक बनेगा इसमें हसन अली मेवाती। गोवाना का नामकरण किस राजा के द्वारा किया गया था? अकबर, हेमू, हर्षवर्धन या फिर पृथ्वीराज चौहान? पृथ्वीराज चौहान के 3-4 जगह जो थे किले, एक तो आसी के अंदर असीगढ़ का किला आपने ध्यान रखना है, आसी के अंदर है
दूसरा, पृथ्वीराज चौहान ने किला बनाया था त्राइन के अंदर, जिसके अंदर 16 लड़ाइयां जीतने का काम किया था। तीसरा, पृथ्वीराज चौहान का किला गोहाना के अंदर बनाया था पृथ्वीराज चौहान के द्वारा, ठीक है। इसके अलावा तोसाम के अंदर पृथ्वीराज चौहान की 12 दरी है, ठीक है, 12 दरी तोसाम के अंदर है। तो गोहाना का नामकरण जो है किसके द्वारा करने का काम किया गया था? गौधाना इसका प्राचीन नाम है। तो डी विल बी राइट आंसर हो जाएगा, पृथ्वीराज चौहान जो है उसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। खानवा की लड़ाई के समय वली ए मेवात कौन था? बहुत बढ़िया प्रश्न है, वली ए मेवात पूछ रखा है। खानवा की लड़ाई के टाइम पर कौन था? फटाफट कमेंट करके बताओ, खानवा की लड़ाई के टाइम पर वली ए मेवात। देखो, ये वली ए मेवात का जिक्र अपन ने कराया है। मेवात के जो शासक जो थे लगभग 200 सालों तक शासन किया था। नाहर अली जो था, बहादुर नाहर अली, ठीक है, बहादुर नाहर अली, ठीक है, नाहर अली। ये जो था फिरोज शाह तुगलक जो था, फिरोज शाह तुगलक ने इसको जो था एक उपाधि दी थी। कौन सी उपाधि दी थी? वली ए मेवात की, ठीक है, वली ए मेवात की उपाधि इसको दी थी, ठीक है। ये किसका टाइम पर था? फिरोज शाह तुगलक का टाइम पर था। पहला शासक था मेवात का। खानवा की लड़ाई किस किस के बीच में हुई थी? खानवा की लड़ाई जो थी राणा सांगा और बाबर के बीच में 1527 के अंदर हुई थी। और इसी लड़ाई के अंदर जो था हसन खां मेवाती जो था, इसने खानवा की लड़ाई के अंदर साथ दिया था। हसन खां मेवाती मेवात का 9वां शासक था। और वली ए मेवात जो थे, मेवात को शासक का कहा जाता है। तो पहला था बहादुर अली और 9वां कौन था? हसन अली जो था, वो 9वां शासक था मेवात का। हसन खान अली जो था मेवाती के नाम से प्रसिद्ध था। 1527 की खानवा की लड़ाई के अंदर वो क्या हो जाता है? शहीद हो जाता है। तो वली ए मेवात आपने याद रखना है। कौन सा था? बिल्कुल 27 मार्च 1527 को जो है शहीद हो जाते हैं हसन खां मेवाती, ठीक है। इतना याद हो जाएगा। पहला बहादुर अली जो था, बहादुर नाहर अली जो था, बहादुर की उपाधि, और वली ए मेवात की उपाधि फिरोज शाह तुगलक के द्वारा दी गई थी। वली ए मेवात याद रखना कौन था? 9वां शासक फिर कौन था? हसन खां मेवाती, जो खानवा के युद्ध के अंदर जो था बाबर के साथ में शहीद हो जाता है, बाबर की लड़ाई के साथ में। कहां पर 11,71,000 दिए जला करके गिनीज बुक के अंदर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने का काम किया है? बताइए शाबाश। 11,71,000 दिए जलाए गए हैं और ये दिए जला करके एक विश्व रिकॉर्ड कायम करने का काम किया गया है। वो जगह बतानी है, मथुरा। अरे तना शायर बाओ यार, बैंकर सिर में दर्द है पिछले 20-25 मिनट से लाइट को नहीं। और स्टूडियोज किस तरह का बना है कि बाहर से ना आवाज आवा है, बिल्कुल गुम हो सिस्टम है। उज्जैन के अंदर बनाया गया। सबका उत्तर गलत है, एक भी बच्चा ने सही उत्तर नहीं दिया, एक ने भी सही उत्तर नहीं दिया है। 11,71,000 दिए कड़े जलाए गए हैं। तो उज्जैन जो है महाकालेश्वर के अंदर, धाम के अंदर जो है, तो उज्जैन बनाया गया है। हाँ, ये तो सारे सही दे देंगे। तो उज्जैन के अंदर 11,71,000 दिए जला करके। प्रताप सिंह ने अंग्रेजों के खिलाफ कहां पर विद्रोह करने का काम किया था? बताइए शाबाश। प्रताप सिंह एक राजा था, प्रताप सिंह जींद रियासत का एक राजा था, भाग सिंह, ठीक है। भाग सिंह जो था, भाग सिंह को क्या हो जाओ 1813 के अंदर लकवा मार जाओ, ठीक है, लकवा मार जाओ भाग सिंह को। अब लकवा मारने के बाद में जो था भाग सिंह एक अयोग्य शासक था। इसके बाद में अंग्रेजों ने क्या किया? इसकी रानी थी सादरी, सादरी को बोला तो बैठ से गद्दी के ऊपर। अंग्रेजों की सहायता से सादरी गद्दी पे बैठ गई। भाग सिंह का बेटा था प्रताप सिंह, ठीक है। प्रताप सिंह को मंजूर को नहीं आया, प्रताप सिंह ने सादरी को टपका दिया। टपका करके 1813 के अंदर जो है प्रताप सिंह क्या बनता है? शासक बनता है। अंग्रेजा के खिलाफ हो गया था यो। और उसके बाद जो अंग्रेजा के खिलाफ हो गया तो एक युद्ध हुआ 23 जून को, 23 जून 1814 को एक युद्ध होता है, जिसको इतिहास में क्या कहा जाता है? जींद के विद्रोह के नाम से जाना जाता है। प्रताप सिंह और अंग्रेजों के बीच में हुआ था। यहां से निकल करके बलावली के दुर्ग में चला गया। उसके बाद लाहौर चला जाता है महाराजा रणजीत सिंह के पास में। तब महाराजा रणजीत सिंह ने क्या किया? इनको पकड़ करके अंग्रेजों के हवाले कर दिया और 1816 तक जो है वो यहां पर रहा था, 16 तक जेल में रहा था। उसके बाद में प्रताप सिंह की जेल में रहने के दौरान ही क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। उसके बाद जो फतेह खान बनता है, संगत सिंह बनता है राजा। उसके बाद में स्वरूप सिंह जो था क्या बनता? स्वरूप सिंह गद्दार था। 1857 की क्रांति में स्वरूप सिंह ने क्या दिया था? अंग्रेजों का साथ दिया था। रणबीर सिंह जो था जींद रियासत का अंतिम शासक था, ठीक है। कौन था? रणबीर सिंह अंतिम शासक था। गंगा किशन कोल जो था वो इसका क्या था? गंगा किशन कोल रणबीर सिंह का प्रधानमंत्री था जींद रियासत का। 1940 के अंदर जींद रियासत के अंदर प्रजामंडल आंदोलन की शुरुआत करी गई थी। हीरालाल चिरानिया नाम का एक तहसीलदार हुआ करता था, उन्होंने एक्शन कमेटी का गठन किया था, इस्तीफा देने का काम किया था, ठीक है। तो इतनी चीज अपन ध्यान रखनी है। रणबीर सिंह अंतिम शासक था जींद रियासत का। 23 जून 1814 को जींद का विद्रोह प्रताप सिंह और अंग्रेजों के बीच में हुआ था।
गुरुद्वारा चोरमार कौन से जिले के अंदर है? हिसार है, कैथल है, या फिर करनाल है, या फिर अंतिम ऑप्शन है सिरसा है। गुरुद्वारा चोरमार पूछ रहे, आप फटाफट बताने का काम करिए। कैथल के अंदर एक गुरुद्वारा है, गुरुद्वारे का नाम क्या है? गुरुद्वारा नीम साहिब। कड़ा है गुरुद्वारा नीम साहिब, याद रखना कैथल के अंदर है। और इसी कैथल के अंदर एक जगह है, जगह का नाम क्या है? ठंडहर तीर्थ है। ठंडहर तीर्थ, इसी ठंडहर तीर्थ के ऊपर जो है गुरु तेग बहादुर आए थे मालवा। जब वो जा रहे थे तो गुरु तेग बहादुर मालवा जाते समय वो रुके थे, और तब ठंडहर तीर्थ के ऊपर जब वो स्नान करके निकले तो एक जना का ताप चढ़ रहा था और नीम के पत्ते खाने को दिए तो ताप ठीक हो गया। उसके बाद इसका नाम गुरुद्वारा नीम साहिब पड़ गया। तो गुरुद्वारा नीम साहिब कैथल के अंदर है, जबकि गुरुद्वारा चोरमार साहिब जो है वो कड़ा है। तो याद रखना वो हरियाणा का सिरसा जिला जो है, सिरसा जिले के अंदर गुरुद्वारा चोरमार साहिब कड़ा है, तो सिरसा जिले के अंदर। ठीक है। 40वीं राष्ट्रीय योगा चैंपियनशिप हरियाणा के कौन से जिले में हुई है? बताओ शाबाश। 40वीं राष्ट्रीय योगा चैंपियनशिप बताइए शाबाश। 40वीं राष्ट्रीय योगा चैंपियनशिप हरियाणा के कौन से जिले में आयोजित करने का काम किया गया है? रोहतक कह रहे हैं बहुत सारे बच्चे, गलत उत्तर है, बहुत गलत उत्तर है। जींद भी गलत है। योगा चैंपियनशिप भाई फरीदाबाद के अंदर, और इसके अंदर 40वीं राष्ट्रीय योगा चैंपियनशिप को जीतने का काम ओवरऑल किसने किया है? वेस्ट बंगाल ने जीतने का काम किया। वेस्ट बंगाल इसके अंदर पहले नंबर के ऊपर रहा है। राष्ट्रीय योगा चैंपियनशिप में पहले नंबर पर कौन सा राज्य रहा? तो पश्चिमी बंगाल रहा। ठीक है। चोरमार साहिब गुरुद्वारा कड़ा है, तो याद रखना आपने सिरसा के अंदर। कल्पना चावला तारामंडल कौन से जिले के अंदर है? करनाल है, हिसार है, कुरुक्षेत्र है, अंबाला है। कल्पना चावला तारामंडल। ऑल इंडिया सिविल कबड्डी चैंपियनशिप हरियाणा के कौन से जिले के अंदर हुई? बताओ शाबाश। ऑल इंडिया सिविल कबड्डी चैंपियनशिप, बताओ शाबाश। ऑल इंडिया सिविल कबड्डी चैंपियनशिप कल्पना चावला तारामंडल एक वह है भगतियो कुरुक्षेत्र के अंदर। ठीक है। बताइए शाबाश। ऑल इंडिया सिविल कबड्डी चैंपियनशिप कड़ा हुई है? ऑल इंडिया सिविल कबड्डी चैंपियनशिप प्रतियोगिता 2007 के अंदर कल्पना चावला तारामंडल की स्थापना करने का काम किया गया था। तो ऑल इंडिया कबड्डी, ऑल इंडिया सिविल कबड्डी प्रतियोगिता, ऑल इंडिया कबड्डी सिविल चैंपियनशिप प्रतियोगिता हरियाणा के कौन से जिले के अंदर हुई? तो याद रखना हरियाणा के सोनीपत जिले के अंदर हुई है। कल्पना चावला तारामंडल कुरुक्षेत्र के अंदर 2007 के अंदर इसकी स्थापना करने का काम किया था। गौरी शंकर मंदिर हरियाणा प्रदेश के कौन से जिले के अंदर है? बताइए शाबाश। गौरी शंकर मंदिर, एक मेला लगा था हरियाणा में, खरीफ किसान मेला, खरीफ किसान मेला 2022। इसका आयोजन कौन से जिले के अंदर करने का काम किया गया है? तो गौरी शंकर मंदिर हरियाणा के कौन से जिले के अंदर है? बिल्कुल सही उत्तर दिया है दीपेंशु नीरज ने। ठीक है। हरियाणा के भिवानी जिले को छोटे काशी मंदिरों की अधिकता के कारण कहा जाता है। हरियाणा के अंदर जो है बड़े लेवल के ऊपर एक मेला लगा था, मेले का नाम क्या है? तो खरीफ मेला लगा था हरियाणा के अंदर। तो फटाफट बताइएगा। ये कड़ा लगा था भिवानी, गलत है। खरीफ मेला लगा था करनाल के अंदर। खरीफ किसान मेला 2022 हरियाणा की सीएम सिटी करनाल के अंदर लगा था। ठीक है। तो गौरी शंकर मंदिर भिवानी के अंदर है। किस मंत्रालय ने स्वदेश दर्शन पुरस्कार योजना को शुरुआत करने का काम किया? बताइए शाबाश। वो कौन सा राज्य है जिसने, कौन सी मंत्रालय जिसने स्वदेश दर्शन पुरस्कार को शुरू करने का काम किया गया है? श्रेष्ठ कृषि राज्य नेतृत्व पुरस्कार, श्रेष्ठ कृषि नेतृत्व पुरस्कार 2021 कौन से राज्य ने जीता? तो याद रखना है हरियाणा राज्य जो है। ठीक है। हरियाणा राज्य ने जीतने का काम किया है श्रेष्ठ राज्य कृषि नेतृत्व पुरस्कार। और ये जो योजना जो है स्वदेश दर्शन योजना किसकी है? पर्यटन मंत्रालय जो है, पर्यटन मंत्रालय की ये योजना है। तो आज के लिए इतना है भाई। कल फिर मिलांगे 8 बजे तक लेकर 9:30 बजे तक, तड़का 8 बजे मिलांगे। तब तक के लिए जय श्री राम, भारत माता की जय हो। बहुत बहुत धन्यवाद लगभग 1.25 घंटों तक मेरे को झेलने के लिए। ठीक है। लिसो ऐप जो है, लिसो ऐप के ऊपर स्पेशल आपने बैच है GCT 02 बैच मिलेगा, वो आप बैच ले सकते हो। 14 टीचर लाइव पढ़ाओगे। जो भाई बहन प्रैक्टिस करना चाहो CET का एक प्रैक्टिस बैच है 199 रुपए के अंदर आपको मिल जाएगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद, बाय बाय, गुड नाइट सभी को। अब टेलीग्राम चैनल में मिलांगे, वहां क्विज होगी। ठीक है। जीके प्रवीण उड़ान
PDF कलाड़ी आजाली दोनों दे दूंगा बेटा। ओके अनिल बहुत बहुत धन्यवाद, संदीप हरियाणा, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, भारत माता की जय।